शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। हेलो 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 गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? बढ़िया, सारे तंदुरुस्त हो, फैमिली बढ़िया एकदम। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार मेरे को फटाफट से बता दो, क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है आपके पास? क्या मेरी ऑडियो आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हेलो हेलो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या राम राम जी, राम राम भाई साहब, राम राम। ये सोच लो। राम राम जी, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो? चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार मेरे को फटाफट से बताओ, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही? गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून मनीष। बिल्कुल आरंभ है जीएसटी का। आज मैं कह रहा हूं जीएसटी की पहली क्लास है और फोड़ देंगे। ओ माय गॉड। भीमा शंकर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रेम, गुड आफ्टरनून गौरव, गुड आफ्टरनून वंशिका, गुड आफ्टरनून रोशनी, पूजा, प्रिया, स्वीटी। जय श्री राम जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, क्या बात है। चलो जी, तो आज हमें फिर अपना जीएसटी स्टार्ट करना है, ठीक है जी। मतलब फाइनली आई थिंक 75 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स में लगे और वो हमने कंप्लीट किया। 75 लेक्चर इंक्लूडिंग 5 आई थिंक 4 अपनी बुलेट रिवीजन के साथ। मतलब 4 हमारी बुलेट रिवीजन भी हुई थी, जिसमें हमने इनकम टैक्स पूरा का पूरा रिवाइज भी किया था, जो हमने कंप्लीट किया था। तो आप ये मान लो 71 लेक्चर आपके इनकम टैक्स के थे और 4 लेक्चर जो थे वो आपके रिवीजन के थे, ठीक है जी। तो हमने वो इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया। आज से हमें स्टार्ट करना है जीएसटी। अब जीएसटी की जर्नी आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जितना आपको इनकम टैक्स के अंदर मजा आया उससे डबल मजा आपको जीएसटी के अंदर आएगा, ठीक है। आपने अगर खून टेस्ट नहीं करवाया, आप जीएसटी के बाद करवा लेना, अंदर से आपके टैक्स ही निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको जीएसटी पढ़ने में। आपको हर चीज प्रैक्टिकल लाइव से कनेक्ट होगी ना, तो आपको एक अलग ही फील होगा। मतलब जो चीजें आपने सुनी है अब वो बातें फील होनी स्टार्ट होंगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, जबरदस्त। चलो जी, आओ जी, फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारी जीएसटी की अपनी बेसिक क्लास है, ठीक है जी। क्लास नंबर 1 आज हमारी स्टार्ट हो रही है। आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि जीएसटी में आपके चैप्टर्स कौन कौन से कवर हैं और जीएसटी में हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, सारी बातें आज हम वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग जो करेंगे या तो आज की क्लास के एंड में कर देंगे, नहीं फिर कल वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो कोट में, जीएसटी का स्वागत मस्त है। ओ माय गॉड, ये स्मार्ट लग रहा हूँ। मम्मी ने कहा था काला कोट डाल के जाइयो, नजर लग जाती है। ओ माय गॉड। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। चलो भाई आओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं करनी जी। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी जीएसटी में चैप्टर्स हमारे कौन कौन से कवर हैं जी, ठीक है जी। एक बार चेक करो। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए इधर देखो ध्यान से।
अब एक बार यहाँ पे चेक करना कि जीएसटी में चैप्टर्स हमारे कौन कौन से कवर है। याद करो आज से 75 लेक्चर पहले, मतलब 75 लेक्चर पहले, जब तुम 3 महीने पहले की बात करो, तुम बिल्कुल छोटे छोटे थे जब तुम मेरी क्लास के अंदर आए थे, ठीक है। जब तुम मेरी क्लास के अंदर आए थे तो आपको मैंने वहां पर बताया था कि आपका टैक्सेशन में 2 टैक्स हमें कवर करने, एक तो इनकम टैक्स हमें कवर करना है और सेकंड हमें कवर करना है जीएसटी। आपको मैंने कहा था कि इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में 50 नंबर का है और जीएसटी भी हमारे सिलेबस में 50 नंबर का है। अब ये मत सोचना कि जीएसटी सेम इनकम टैक्स की तरह ही है, आंसर इज नो। मतलब इनकम टैक्स एक बहुत अलग टैक्स है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी आपका इनडायरेक्ट है। इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, मतलब दोनों का आपस में इंटरलिंक कहीं पर भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कई बार बच्चे सर कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, आंसर इज नो। डीटी बिल्कुल अलग है, आईडीटी बिल्कुल अलग है, जीएसटी का इनकम टैक्स से कहीं पर भी इंटरलिंक नहीं है। और अगर वो इंटरलिंक होगा भी तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब जीएसटी की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, आपको मैंने कहा था कि इनकम टैक्स 50 नंबर का है, उसमें जो भी चैप्टर आपके इनकम टैक्स में थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना है कि जीएसटी में हमारे इन्होंने चैप्टर्स कौन कौन से कवर किए हैं। एक बार ये आपके सामने है, देखो जी, सेक्शन नंबर बी। इसको एक बार थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन नंबर बी की है जी। अब प्लीज बातचीत नहीं। अब एक बात मेरे को सोच के बताना चाहिए, आपके सामने ना यहाँ पे सेक्शन नंबर बी दिया हुआ है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर हैं, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सारी की सारी बातें ना आज वाली क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब जो अभी हमने कंप्लीट किया, हमने इनकम टैक्स कंप्लीट किया, आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, जीएसटी। एक बार सारे बच्चे जीएसटी की फुल फॉर्म बोल दो, बस फुल फॉर्म क्या होती है। एक बार सारे बच्चे ना बस जीएसटी की फुल फॉर्म बोल दो। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा नाम से क्या फील आ रही है कि जो हम एक नया टैक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जीएसटी जो है ये किस पे लगेगा बताओ। मतलब नाम से क्या फील आ रही है भाई, जीएसटी किस पे लगेगा, क्या जीएसटी इनकम पे लगेगा, क्या जीएसटी प्रॉफिट पे लगेगा, या जीएसटी गुड्स और सर्विस पे लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी किस पे लगेगा, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा। और अगर मैं गुड्स एंड सर्विस दोनों की एक साथ अगर सप्लाई करूंगा ना, उस पर भी जीएसटी की बातें हो जाएंगी। मतलब नाम से ये फील आ रही है कि जीएसटी जो है वो गुड्स पर भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा, वो सर्विस पर भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा, और अगर मैं गुड्स एंड सर्विस दोनों में एक साथ सप्लाई करूंगा तो भी जीएसटी की बातें होंगी। ये हमने थोड़ी बहुत बातें सुनी हुई है। अब हमें यह चेक करना है कि हमारे सीए इंटर के सिलेबस में जो 50 नंबर में इन्होंने जीएसटी कवर किया, वो क्या क्या जीएसटी कवर किया, एक बार हमें यह देखना है। अच्छा उस पे आने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें मेरे को और बताओ। क्या जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, क्या आप मेरे को बताओगे जीएसटी इंडिया में वैसे आया कब था, मतलब जीएसटी का जन्म इंडिया में कब हुआ था, जीएसटी इंडिया में आया कब था जी। जीएसटी इंडिया में आया था मेरे ख्याल से 15 अगस्त 1947 को। नहीं उस दिन तो देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, नहीं उस दिन तो रिपब्लिक डे था। 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती होती है। जीएसटी इंडिया में आया था 2 अगस्त, हाँ नहीं 2 अगस्त। 2 अगस्त को क्या होता है, मेरा बर्थडे होता है, उस दिन भी नहीं आया था। तो जीएसटी इंडिया में कब आया था, याद करो। जीएसटी इंडिया में आया था जी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जन्म हुआ था जीएसटी का। तो 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी आया था, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात ये निकल क्या रही है, आज जीएसटी को आए अप्रोक्सीमेट आपके 6.5 साल होने वाले हैं। मतलब 6.5 साल अप्रोक्सीमेट हमारे जीएसटी को आए होने वाले हैं। 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी का जन्म हुआ था, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब अप्रोक्सीमेट इंडिया में जीएसटी को आए ना 6.5 साल हो चुके हैं। तो मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस आप मुझे उसका आंसर देना। फिर एक बार चेक करेंगे कि हमारे सीए इंटर में इन्होंने चैप्टर कौन कौन से कवर की हैं, उसकी एक बार इंट्रोडक्शन लेंगे, देन फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आएंगे। एक बात मेरे को बताओ, आपने करी 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी आया था, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपने आज तक इंडिया में कौन कौन से जीएसटी सुने हैं, या आपने बिल में कौन कौन से जीएसटी देखे हैं, एक बार बताना मेरे को। आपने कौन कौन से जीएसटी देखे हैं जी, आपने कौन कौन से जीएसटी एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं, या कभी आपने बिल में देखे हैं कि सर हमने ना एक बिल देखा था, उस बिल में ना ये वाला जीएसटी लगा होता है। तो वो जीएसटी आपने कौन कौन से देखे हैं जी। बिल्कुल सही बात है। एक तो आपने क्या देखा होगा, सीजीएसटी देखा होगा, सही है। एक आपने क्या देखा होगा, एसजीएसटी देखा होगा, सही है जी। एक आपने क्या देखा होगा, मे भी कुछ बच्चों ने आईजीएसटी देखा होगा, अच्छी बात है। और मे भी कुछ बच्चों ने ऐसा होगा कि आपने यूटी जीएसटी भी देखा होगा। ये 4 तरह के जीएसटी हैं, या तो सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी या यूटी जीएसटी, ये 4 तरह के जीएसटी आपने देखे होंगे जी।
अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सीजीएसटी भी देखा, एसजीएसटी भी देखा, आईजीएसटी भी देखा, यूटीजीएसटी भी देखा, चलो अच्छी बात है। अब जिन जिन बच्चों ने भी जीएसटी देखा है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन से जीएसटी आपने एक साथ में देखे हैं? भाई आपने जब भी बिल लिया होगा तो आपने उस बिल में नॉर्मली कौन कौन से जीएसटी को एक साथ लगा हुआ देखा? तो सर हमने एक साथ जीएसटी लगा हुआ कौन कौन सा देखा है आपको बताएं? मैं कब बताओ सर, एक तो हमने ना बिल में लगा हुआ देखा है सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, ये दोनों कई बार एक साथ लगे होते हैं। ओके ठीक है। अच्छा फिर क्या 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 सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी आपने कभी एक साथ देखा है? मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों ने देखा होगा, काफी सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी ये भी नॉर्मली एक साथ लगता है। और जो आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी आईजीएसटी अकेला लगेगा, आईजीएसटी किसी के साथ भी नहीं लगेगा। इट मींस अगर आपने आईजीएसटी देखा है कभी तो ऑलवेज आपने अकेला देखा होगा। आपने कभी ये नहीं देखा होगा सीजीएसटी प्लस में आईजीएसटी, आपने कभी ये नहीं देखा होगा एसजीएसटी प्लस में आईजीएसटी, आपने कभी ये नहीं देखा होगा यूटी जीएसटी प्लस में आईजीएसटी। आपने ऑलवेज अगर देखा भी होगा तो आईजीएसटी अकेला देखा होगा, आपने कंबाइंड आईजीएसटी कभी नहीं देखा होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे आपने बोला भाई सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी है या सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी है या आईजीएसटी है, एक्चुअल में ये जीएसटी कब कब लगते हैं वो सारी बातें हम बहुत डिटेल में करेंगे। मैंने कहा ना सिर्फ एक बार बेसिक इंट्रो ले रहा हूं कि आपने 6 साल में जीएसटी में क्या सुना। भाई सिंपल सी बात है, आप स्कूल में थे, आपने स्कूल में थे, माना आप स्कूल में थे, बट कभी ना कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, उसमें आपने बिल देखा होगा, आपने कभी पापा से मम्मी से कहीं ना कहीं घर में बात सुनी होगी। तो सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सुना। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी आपने देखा, एक बात मेरे को बताओ, जब भी आपने अपने बिल में सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगा हुआ देखा होगा ना, मेरा पूरा विश्वास है आपने तब देखा होगा अगर आपने सेम स्टेट से सामान परचेस किया। अगर आपने सेम स्टेट से कोई भी सामान परचेस किया होगा ना तो नॉर्मली आपने तब देखा होगा कि हमारे बिल में सीजीएसटी भी लग रहा है या हमारे बिल में एसजीएसटी भी लग रहा है। नॉर्मली आपने तब देखा होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर सामान सेम स्टेट में बिकता है, अगर सामान सेम स्टेट में सेल हो रहा है तो नॉर्मली बिल में क्या लगा होता है? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगा होता। और अगर सामान सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर बिक रहा है तो फिर क्या लगा होगा? सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी ये लगा होगा। और अगर सामान आप दूसरी स्टेट के अंदर बेचोगे या दूसरी यूटी के अंदर बेचोगे या कहीं दूसरी कंट्री की बातें होंगी ना, उस केस में आईजीएसटी की बातें होंगी। बस ये पर ध्यान दो। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी ये लेकर आओ, अपने दिमाग में क्लैरिटी ये लेके आओ कि भैया सिंपल सी बात है, जब भी कभी सामान सेम स्टेट में बिकता है तो उसमें सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी की बातें होती हैं, और जब भी कभी सामान दूसरी स्टेट की बात होगी तो उसमें आईजीएसटी की बातें होंगी, और जब सेम यूनियन टेरिटरी की बातें होंगी उसमें सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी की बातें होंगी। ये बात ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार आप चेक करना, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, एक बार बैठ के ऑब्जर्व करना। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऐसे ही देखा होगा, जब भी आपने सामान सेम स्टेट से परचेज किया होगा तो बिल में आपने सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी देखा होगा। जब भी आपने सामान, अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हो, अगर आप लक्षद्वीप के रहने वाले हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार के रहने वाले हो, अगर आप लद्दाख के रहने वाले हो, वहां पर जो भी जीएसटी होगा वहां सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी होगा जी। ठीक है जी। और अगर आप दूसरी स्टेट से कोई भी सामान परचेस करोगे उस केस में नॉर्मली आईजीएसटी की बातें होती हैं। ये बात अपने दिमाग में लेके चलना कि ये जीएसटी नॉर्मली कब कब लगते हैं, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? चलो जी, अब ये बेसिक हमारा पता लग गया कि नॉर्मली 4 तरह के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। और नॉर्मली जीएसटी कौन कौन से एक साथ हमें देखने को मिलेंगे, ये सारी की सारी बातें आपके सामने निकल के आती हैं। ठीक है जी। अब मैं एक बार दिखाता हूं कि आपके सिलेबस में चैप्टर इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से कवर किए हुए हैं। एक बार अब वो चेक कर लेते हैं कि सिलेबस में हमारे चैप्टर कौन कौन से कवरेज। लो जी, एक बार अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करना कि आपका कंटेंट यहाँ पे कौन कौन सा कवर है। एक बार चेक करो जी, चैप्टर नंबर 1 आपका जीएसटी में कौन सा निकल के आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 आपका जीएसटी में कौन सा निकल के आ रहा है? एक बार आप यहाँ पे चेक करो जी, एक बार यहाँ पे आप चेक करो, चैप्टर नंबर 1 आपका जीएसटी में कौन सा निकल के आ रहा है? एक बार आप यहाँ पे चेक करो। एक बार चैप्टर का नाम बोलना नहीं, कौन सा है? हाँ जी, एक बार चैप्टर का नाम बोलो जी यहाँ पे।
चैप्टर नंबर 1 कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? चैप्टर नंबर 1 है एन इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, कि मतलब बेसिक बेसिक जो जीएसटी की बातें है ना, कि जीएसटी इंडिया में कब आया, जीएसटी इंडिया में कब आया, किस ईयर के अंदर आया, मतलब जीएसटी की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आज जीएसटी में मॉडल कितने हैं, इंडिया में जीएसटी कौन कौन से हैं, अगर अगर हम सेम स्टेट में सामान बेचेंगे तो जीएसटी कौन सा लगेगा, दूसरी स्टेट में सामान बेचेंगे तो जीएसटी कौन सा लगेगा, और हमारा जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन किस वेबसाइट के थ्रू होता है, मतलब बेसिक बेसिक बातें जो है ना वो सारी की सारी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आती हैं, जो हम मे बी चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे या कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसी में एक चैप्टर और है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। अब अगर बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, याद करो मैंने कहा था कि आपके ना इनकम टैक्स के अंदर मैंने कहा था कि आपके 3 लिस्ट होती हैं। अच्छा 3 लिस्ट हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है यूनियन लिस्ट होती है, एक हमारी स्टेट लिस्ट होती है, एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। एक बात बताना, यूनियन लिस्ट में जो मैटर होंगे उस पर लॉ बनाने वाली कौन होती है? पार्लियामेंट। उसके बाद स्टेट लिस्ट में जो मैटर होंगे उस पर बनाने वाली कौन होती है? स्टेट असेंबली होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर होंगे उस पर लॉ बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, यहाँ पे दोनों होते हैं, बस ये पर ध्यान दो। फिर वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि अगर मान लो दोनों लॉ बनाएंगे, अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट क्या करेगी? प्रिवेल कर जाएगी। फिर याद करो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में एक एंट्री नंबर 82 थी, वहां से हमारा इनकम टैक्स भरा था। 82 में क्या लिखा था? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये सारी की सारी बातें एंट्री नंबर 82 के अंदर लिखी थी। और आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जीएसटी बनाने वाला कौन है। भाई आज अगर मान लो 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी आया तो जीएसटी बनाने वाला कौन है? क्या जीएसटी लिस्ट 1 में है? क्या जीएसटी लिस्ट 2 में है? क्या जीएसटी लिस्ट 3 में है? और अगर जीएसटी इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है तो उसको बनाया किसने? पावर कहां से मिली? तो ये सारी की सारी बातें इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर जीएसटी, कि हमारा जीएसटी बना कैसे है। अच्छा आप में से कितने सारे बच्चों को पता है कि अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है? आप में से कितने सारे बच्चों को आइडिया है कि पेट्रोल पे ना अभी जीएसटी नहीं है? काफी सारे बच्चों ने सुना होगा कि सर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। अब पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं है? और अगर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है तो पेट्रोल पे जब भी जीएसटी लगेगा वो जीएसटी पेट्रोल पे कब से लगना स्टार्ट होगा? ये सारी की सारी बातें भी आपकी चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसके अंदर निकल के आती हैं। फिर मुझे नहीं पता आपने शायद कभी एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, हमारे जीएसटी में एक काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल। जैसे याद है आपकी डायरेक्ट टैक्स में क्या थी? वहां पे था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने कहा था कि एक होती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ऐसे जो भी आपकी जीएसटी में अमेंडमेंट्स होती है ना, उसको बनाने वाली एक अथॉरिटी होती है दैट इज जीएसटी काउंसिल। उसकी रिकमेंडेशन के बिना कभी भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स नॉर्मली नहीं आती है। वो जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल होती क्या है, ये सारी की सारी बातें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर आएंगी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आएंगी। तो मतलब चैप्टर नंबर 1 पूरा जीएसटी का बेसिक है कि जीएसटी की कहानी क्या थी, कहां से जीएसटी बना, उसके बाद फिर जीएसटी को बनाने वाला कौन है, किस एंट्री से बना, किस लिस्ट से बना, किस आर्टिकल से बना, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आएंगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे पूरा जीएसटी का बेस क्लियर होगा कि जो भी हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे उसका बेस जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 होगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात मेरे को और बताना, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक बात मेरे को सोच के बताओ। आपने बोला भाई इंडिया में जीएसटी बना था 1 जुलाई 2017 को ना, इंडिया में जीएसटी बना था, अच्छी बात है, 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी बना था। जब 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी बना तो क्या जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था? बताना एक बार मैं कुछ, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, क्या 1 जुलाई 17 को जब इंडिया में जीएसटी बना तो क्या जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था? आंसर इज नो। 1 जुलाई 17 को जब इंडिया में जीएसटी बना तो जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था, बट एक्सक्लूडिंग जेएनके था, इंक्लूडिंग जेएनके नहीं था। याद करो, आपको मैंने बेसिक क्लास जब हमारी थी स्टार्टिंग वाली, आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि 1 जुलाई 17 को जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था, बट जेएनके पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा फिर जेएनके पर जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था? याद करो, 8 जुलाई 2017 से जेएनके पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। तो 8 जुलाई 2017 को जेएनके पर एप्लीकेबल हुआ। आपको मैंने कहा था कि जब जेएनके पर जीएसटी नहीं था तो उस टाइम वहां की सीएम कौन थी? महबूबा मुफ्ती। और आप सब जानते हो महबूबा को मनाना स्टार्टिंग से ही मुश्किल रहा है, महबूबा मानती नहीं है। फाइनली मोदी जी ने महबूबा को मनाया
और 7 तारीख को महबूबा मानी और 8 तारीख से जेएनके पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, मतलब जेएनके पर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई से, तो इंक्लूडिंग जेएनके जो बना वो 8 जुलाई बना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब यहाँ पे एक बात मेरे को बताना, अगर कोई तुमसे पूछ ले भाई जीएसटी इंडिया पर एप्लीकेबल कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ था। बट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल कब हुआ? 8 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हुआ। अब जो मैं बार बार एक लाइन कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके, जब मैंने बोला कि ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का मतलब क्या है? क्योंकि जीएसटी पूरे इंडिया पर है, तो इंडिया का मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये भी चैप्टर नंबर 1 आपको बताएगा, जिसमें इंडिया की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मतलब चैप्टर नंबर 1 में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, मतलब जितना भी जीएसटी का बेस है ना, सारा का सारा वो चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा क्लियर कर देगा। और चैप्टर नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम्हें जीएसटी की कहानी सुनाऊंगा, मतलब जब से जीएसटी बना उससे पहले एक सर्विस टैक्स था, तो एक्चुअल में जीएसटी आने का रीजन पता क्या है? सर्विस टैक्स है। तो आपको मैं कहानी सुनाऊंगा अगली क्लास के अंदर सर्विस टैक्स की, फिर वहां से हम जीएसटी पर आएंगे। आपको मजा आएगा कि वाकई इंडिया में जो जीएसटी आया वो ऐसे नहीं आया, इसका प्रॉपर लॉजिक है। तो वो सारी की सारी कहानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। बट एक्चुअल में एक बात मेरे को बताना, अच्छा अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर किसी को सर की जीएसटी की बुक मिली क्या? अरे मिल जाएगी जय, ओए जय इधर देखना लायक, बुक मिली क्या? सुनो ध्यान से, मिल जाएगी बुक मेरे बच्चे, मिल जाएगी मेरे बच्चे, मिल जाएगी। पहली 7-8 क्लास में तो वैसे भी मुझे बुक नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे बुक चाहिए, ठीक है? और वैसे बताऊं, मुझे बुक चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिंपल, जो भी हम करेंगे वो बेरेक्ट से करेंगे, आपके मॉड्यूल से करेंगे, और मॉड्यूल ही मेरी बुक है, मेरी बुक ही मॉड्यूल है, मॉड्यूल के क्वेश्चन ही मेरी बुक में है, मेरी बुक में क्वेश्चन ही मॉड्यूल के हैं। क्या करना चाहते हो तुम? सब मोह माया है जी, ठीक है नहीं? चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब हेलो भाई साहब, इधर सुनो ध्यान से। अब मेरी बात, एक बात बताओ, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है जी मेरा हाँ सही बात है, वैसे भी कॉपी पेस्ट होगी आईसीएआई के, तो और क्या, आईसीएआई मटेरियल को बेस बना लो, बस बात खत्म जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, हेलो अंकल, ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, आपने बोला कि जीएसटी पूरे इंडिया पर है और इंक्लूडिंग जेएनके है, तो मैंने बोला इंडिया की डेफिनेशन क्या है? अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इंडिया की डेफिनेशन क्या है? एक बात मेरे को सोच के बताना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपने कहा जीएसटी पूरे इंडिया पर है, मैं कहा ठीक है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, हेलो इधर देखो ध्यान से। जैसे मान लो अब ये इंडिया की ना बेसलाइन है, ठीक है? अब ये आपकी इंडिया की बेसलाइन है, ये आपकी इंडिया की बेसलाइन है, और यहां पर मान लो ये आपका श्रीलंका है, ठीक है? फिर यहाँ पे अब ये सारा का सारा क्या है री? ये सारा का सारा मान लो पानी है, ये सारा का सारा क्या है? पानी है, ठीक है? और यहाँ पे पानी है, तो क्वेश्चन में ये निकल कहता है क्या पानी भी इंडिया है? तो गवर्नमेंट कहती है यस पानी भी इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक वाला पानी जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है? उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स वाला पानी भी हमारा इंडिया है, बट ये हमारा इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस। ये बात ध्यान दो, मतलब ये वाला पानी भी इंडिया है, ये वाला पानी भी इंडिया है, दोनों पानी हमारे इंडिया है, बट ये इंडिया है फॉर एनी पर्पस, ये वाला इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस, और किसी पर्पस के लिए ये 200 वाला पानी हमारा इंडिया नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, भाई साहब ध्यान सुनना इधर, मेरा पूरी क्लास से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मैंने कोई भी सामान इसके बीच में बेचा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बोला उस पर हम जीएसटी लगा देंगे। मैंने कहा एक बार एग्जांपल देके बताओ सर, अगर मान लो हरियाणा से हरियाणा में सामान बेचा तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगा दोगे, अगर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में सामान बेचा तो सीजीएसटी मान लो प्लस में यूटीजीएसटी लगा दोगे, अगर मान लो हरियाणा से दिल्ली में सामान बेचा आईजीएसटी लगा दोगे। बट मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने पानी में सामान बेचा उस केस में क्या होगा? सारे बार सोच के बताना, सर ये पानी इंडिया है, ये पानी इंडिया है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब अगर ये पानी इंडिया है तो पानी में अगर सप्लाई करोगे तो मतलब यहां पर भी जीएसटी लगेगा। तो क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, ये पानी इंडिया में स्टेट माने या यूटी माने? अगर स्टेट माने या अगर यूटी माने तो कौन सी स्टेट माने और कौन सी यूटी माने? नहीं यार ये बात समझ में आ भाई, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ये वाला इंडिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
बट जीएसटी पूरे इंडिया पर है और पानी भी इंडिया में कवर होता है, तो ये वाला पानी किस स्टेट में कवर होगा या किस यूटी में कवर होगा, यही बातें हमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर पता लगेंगी। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि आईजीएसटी लगेगा, ये सब नालायक बच्चे हैं, इनको लग रहा है इनको सारा कुछ आता है। देखो ये भाई साहब मैं बताऊं, दिव्या, आदित्य, पूजा, स्वीटी, नेहा, रोशनी, वंशिका, पूजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं अब, पहली क्लास में मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता, और तुम्हारे चेहरे पे जो हल्की हल्की स्माइल है उसको देख के मैं वैसे ही शांत हो गया हूं, हैं मतलब कुछ भी, मतलब आईजीएसटी मतलब वही बात है ना सर, बच्चा कहता है नहीं 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 गाबा सर देखो पहली क्लास है, पहली क्लास में आप हमें डांट नहीं सकते, हमने तुक्का मारा गाबा सर, हमें पता ही नहीं, हम तो पहली क्लास, तो वो तुक्का भी तो आराम से मारो ना, या तो 2 मिनट रुक जाओ ना, बताने के आंसर जल्दी है क्या, आज जीएसटी की लास्ट क्लास है क्या, मैंने क्या बोला, आज वाली क्लास में मुझे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन डालने हैं बस, और कुछ नहीं करना, मतलब तुम्हारे दिमाग में ना क्वेश्चन आने चाहिए कि हाँ यार बात तो सही है भाई, अगर मान लो ये पानी में जीएसटी लगेगा, अगर मान लो ये पानी में जीएसटी लगेगा, तो फिर पानी में जीएसटी कौन सा लगेगा, क्योंकि पानी भी तो इंडिया है, और अभी हमने कहा कि पानी पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि जीएसटी पूरे इंडिया पर लगता है और ये पानी इंडिया में आता है, तो इस पर भी जीएसटी लगेगा। तो आपने मुझे बोला आईजीएसटी, सोच के बोला आईजीएसटी, आपने क्यों बोला, सोच के बोला आपने क्यों बोला आईजीएसटी, आपने इसलिए आईजीएसटी बोला क्योंकि सर अगर दूसरी स्टेट में सामान बिकेगा तो वहां पे आईजीएसटी की बात होती है, बट नाला को एक बात बताओ, ये आपने कैसे मान लिया ये पानी दूसरी स्टेट है, और ये तुमने मान भी कैसे लिया ये पानी स्टेट है, क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि पानी स्टेट है, फिर इंडिया में आज 28 स्टेट कैसे हैं, फिर तो पानी में भी स्टेट है, उस पानी वाली स्टेट का नाम मैंने आज तक तो कभी सुना ही नहीं। सर पानी वाली स्टेट हमने दिल्ली सुना, हमने हरियाणा सुना, पंजाब सुना, सर पानी वाली स्टेट तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो अगर नहीं सुना तो फिर क्यों आईजीएसटी बोल रहे हो, किसने कहा तुम्हें आईजीएसटी, हाँ जी हेलो क्या भाई, तुमने एकदम 1 सेकंड पहले ही तुमने बोल दिया आईजीएसटी, तो आईजीएसटी कैसे बोला, क्योंकि आईजीएसटी लगता ही कब है, जब दूसरी स्टेट में सामान बेचोगे या दूसरी कंट्री में सामान बेचोगे या एक स्टेट से दूसरी यूटी में सामान बेचोगे। तो मैं तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने अगर आईजीएसटी लगाया तो किस बेस पे आईजीएसटी लगाया, कोई बेस था ही नहीं, वो बेस मैं तुम्हें बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 में जब डिस्कस करेंगे इंडिया की डेफिनेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल कौन सा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बच्चा और आया, फुटबॉल क्लिक्स, फुटबॉल क्लिक्स नाम, उसका आंसर देखो क्या है, कह रहा है सर WGST लगेगा। मैं तुम्हें क्या ही डांटूं, तुम्हारे मासूम मासूम चेहरे ऐसे करके हल्की सी स्माइल मुझे शांत कर देती है, और कुछ पंगा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत डांटता। WGST नालायकों, इतना तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये मैसेज देख लेंगी ना, उनके दिमाग में भी आइडिया आ जाएगा, यार ये फुटबॉल क्लिक बात तो सही कर रहा है भाई, WGST लगा देते हैं भाई, CGST प्लस में WGST, और जीएसटी किससे लेंगे, पानी से, पानी से जीएसटी मांगेंगे, ओए पानी जीएसटी ला, पानी भाई साहब लहर सीधा मुंह पे मारेगा, ले पानी ले ले, हैं कौन सी गवर्नमेंट होगी वहां पे, क्या पानी वाले लोग घूम रहे होंगे क्या, उनके कपड़े कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे क्या, नंगे नालायक, मतलब क्या नंगे लोग घूम रहे होंगे पानी वाले, हेलो भाई भाई इधर आइयो भाई एकदम, मतलब क्या कुछ भी, मतलब WGST, इधर देखो ध्यान से नालायक, सुनो ध्यान से, नहीं वापिस आओ वापिस आओ, ओ मतलब कुछ भी बोलना है, बस बोलना है सर, बोलना है सर, देखो आज ना मतलब YouTube पे लाइव आए हैं सर, कुछ तो बोल के मानेंगे सर, देखो ऐसे तो मजा नहीं आता, जब तक आप हमें नहा एक बार हमें पकड़ लो, हमें मजा ही नहीं आता पढ़ने का सर, आपने अब हमें पकड़ लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे नालायक। इधर देखो ध्यान से, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, क्या ये बताओ क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, सारे बच्चे बताओ क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आया, बताओ नहीं क्या क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये समझ में आया कि अगर मान लो मैंने सप्लाई इस पानी में की है तो जीएसटी एप्लीकेबल कौन सा होगा, इसको भी हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 में, ये बातें भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर तुम पानी में सप्लाई करोगे तो जीएसटी कौन सा लगेगा, ये बात तो कंफर्म है कि जीएसटी लगेगा, ये बात तो क्लियर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ,
इससे अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर तुमने सप्लाई 200 नॉटिकल माइल्स में किया तब क्या होगा। भाई चलो 12 वाला तो इंडिया है, 12 वाला इंडिया है, हर पर्पस के लिए वो इंडिया है, बट 200 वाला तो इंडिया हर पर्पस के लिए है ही नहीं। वो इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। अब अगर 200 वाला इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस, तो अगर ये 200 वाला इंडिया है, मान लो मैं सप्लाई उस पर्पस के लिए कर रहा हूं, तो इस 200 वाले पानी में कौन सा जीएसटी लगेगा। बच्चा कह रहा क्वेश्चन तो ये भी है, तो मैं तुम्हारे दिमाग में ना क्वेश्चन डालना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होने चाहिए जो आज तक नहीं हुए। कि बात तो बिल्कुल सही है, आज तक सब बोलते आ रहे हैं कि जीएसटी पूरे इंडिया पर है, इंडिया पर है, इंडिया पर है, इंडिया पर है, बट इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा और उस पर जीएसटी कौन सा लगेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। ये सारी बातें कहां पे है, चैप्टर नंबर 1 में है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में और क्या पढ़ने को मिलेगा। एक बात मेरे को बताना सर, आपने बोला जीएसटी पूरे इंडिया पर है, मैंने कहा ठीक है। अब ये सारे बच्चे बताओ इंडिया में स्टेट कितनी है, जल्दी बताओ इंडिया में स्टेट कितनी है, सारे बताओ जी इंडिया में स्टेट कितनी है। इंडिया में स्टेट कितनी है, स्टेट जल्दी बताओ फटाफट, इंडिया में स्टेट कितनी है जी, 28। बहुत बढ़िया जी, इंडिया में स्टेट कितनी है जी आपकी, 28 यहाँ पे स्टेट है। एक बच्चा कह रहा है सर इंडिया में 28 स्टेट है, बहुत बढ़िया। और बताओ, और बताओ। रोशनी कह रही है 29, चिराग 29, गौरव 29, संस्कार शशांकर 29, पूजा 29, सीए एस्पिरेंट, नाम तुमने रख रखा है सीए एस्पिरेंट, नेहा 29। इधर आओ, क्या बोलूं तुम्हें आज मैं मैं तो डांटने का मन भी नहीं कर रहा। इधर देखो ध्यान से नालायकों, जितने भी 29 स्टेट वाले हैं, तुम इंडिया में ही रह रहे हो ना, हैं तुम इंडिया में ही रह रहे हो ना, ये तो पता है कि तुम इंडिया में हो, ये तो पता है ना। इसके अलावा मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी बाहर वाले कंट्री में रह रहे हो। सर दिव्या, या तो तुम मेरे मजे ले रहे हो या तुम्हें वाकई नहीं पता। 31 स्टेट, भाई साहब मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि कौन सी स्टेट मैंने बढ़ा दी, और जो ये स्टेट तुमने बढ़ाई हैं उनमें रहने वाले लोगों को ही नहीं पता उनकी स्टेट तुमने बढ़ा दी है। सर इंडिया में टोटल मिला के 28 स्टेट हैं नालायकों, 28 स्टेट हैं। 29 स्टेट पहले थी, पहले 29 स्टेट थी। सुनो ध्यान से, मेरे को लगा ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा काम हुआ पड़ा है बिल्कुल ही, तुम्हें लेके चलना पड़ेगा बिल्कुल जीरो से। मुझे था सीए फाउंडेशन वाले बच्चे ना तुम्हें भगवान मानते हैं, पता तुम्हें, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे तुम्हें भगवान मानते हैं। और जब तुम्हारी क्लास थी ना यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले क्लास थी, मतलब सीए फाउंडेशन वाले बच्चे लिटरली ऐसे करके गए थे कि इंटर वाले बच्चों की क्लास है, बस मेरे भगवान है वो बच्चे। और तुम भाई साहब हरकत देख लो कैसे कर रहे हो। इधर सुनो ध्यान से नालायकों, टोटल मिला के आन इंडिया में 28 आपकी स्टेट हैं। पहले 29 स्टेट थी, पहले 29 स्टेट आपकी थी। अब जब 29 स्टेट आपकी थी ना, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस टाइम गवर्नमेंट ने जेएन के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए थे। जेएन के अलग कर दिया था, लद्दाख आपका अलग कर दिया था। अब जेएनके के 2 बाइफर्केशन किए, जेएनके अलग लद्दाख अलग, तो 29 में से एक स्टेट चली गई। कितनी स्टेट हो गई, 28 स्टेट हो गई। फिर इंडिया में यूटी कितनी है, इंडिया में यूटी कितनी है, जब ये 2 यूटी बनी, जब ये 2 यूटी बनी, उससे पहले इंडिया में 7 यूटी थी। इन दोनों को यूटी बना दिया गया, इन दोनों को यूटी बना दिया गया, तो इंडिया में 7 प्लस में 2, ये 2 यूटी और जुड़ गई, इंडिया में आपकी 9 यूटी बन गई। जब ये 9 यूटी बनी, जब ये 9 यूटी बनी, इसमें से फिर क्या हुआ, एक यूटी माइनस हो गई। कौन सी यूटी माइनस हुई, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो, इसको कंबाइन कर दिया गया। अब ये एक ही यूटी बन गई। आज इंडिया में टोटल मिला के 8 यूटी हैं, बस ये बात ध्यान देना जी।
थोड़ी सी पहले अपनी जनरल नॉलेज सही करो, टैक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पहले ये समझो कि जिस कंट्री में तुम रह रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, उसमें स्टेट कितनी है नालायकों। तुम सीए बन जाओगे कल, और सीए बनने के बाद लोग तुमसे पूछेंगे स्टेट कितनी है। भैया क्या मतलब स्टेट कितनी है, होंगी 32-33 स्टेट होंगी। वो बोलेगा चल निकल पहले यहां से नालायक। तुम्हें स्टेट तो पता नहीं भारत में कितनी है, यूटी नहीं पता भारत में कितनी है। तुम लगाओगे यूटी जीएसटी, तुम लगाओगे एसजीएसटी। मतलब जो तुमने एक स्टेट बढ़ाई, जो तुमने 3 स्टेट बढ़ाई, उसमें तुम जीएसटी कौन सा, वो तो स्टेट ही नहीं है। और उस स्टेट के नाम के जो तुमने बढ़ाई है। मेरा क्वेश्चन दिव्या से है। दिव्या 31 स्टेट कह रही है। दिव्या जो तुमने 3 स्टेट बढ़ाई, वो स्टेट है कौन कौन सी? सर नेपाल, भूटान, म्यांमार, वो स्टेट नहीं है, वो कंट्री है। सर दिल्ली भी तो हमें एक कंट्री लगता है। दिल्ली स्टेट है या दिल्ली यूटी है, उस पर भी हम आएंगे। बट सुनो ध्यान से पहले, आज टोटल मिला के आपकी 28 स्टेट निकल के आती हैं, 8 आपकी यूटी निकल के आती हैं। बस ये बात ध्यान सुनो जी। क्या मेरे पास समझ में आ रही है जी? तो अपने दिमाग में बात घुसा लेना, क्योंकि हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, ये एप्लीकेबल ही तब होगा जब तुम्हें ये पता होगा कि इंडिया में स्टेट कितनी है, इंडिया में यूटी कितनी है। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं, चलो। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब आपकी यहाँ पे टोटल मिला के 28 आपकी स्टेट निकल के आती हैं। आपकी टोटल मिला के 28 आपकी स्टेट निकल के आती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये 28 आपकी स्टेट निकल के आ रही हैं, जो आपकी 28 यहाँ पे स्टेट निकल के आ रही हैं, अगर इन स्टेट के बीच में सप्लाई करोगे, अगर इन स्टेट के बीच में सप्लाई करोगे, तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब बात करो, इंडिया में यूटी कितनी है? 8 यूटी है। आप मेरे को बताओगे इन 8 यूटी के नाम क्या क्या हैं? हाँ नहीं, इन 8 यूटी के नाम क्या क्या बताना एक बार। जल्दी बताओ फटाफट से, इन 8 यूटी के नाम क्या क्या हैं? हाँ जी, 8 यूटी के नाम क्या क्या हैं? एक तो दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी, जेएनके, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद जेएनके, उसके बाद लद्दाख, और 3 3 6 और एक 7, एक और रह गई अंडमान निकोबार। ये आपकी 8 यूटी निकल के आ रही हैं। ये आपकी 8 यूटी निकल के आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब जो ये 8 यूटी आपकी निकल के आ रही हैं, इन यूटी में क्या यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है हमेशा? क्या इन यूटी में यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है हमेशा? आंसर इज नो। ये भी बात आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ने को मिलेगी कि आज 8 यूटी हैं, इनमें 5 यूटी को तो हम यूटी मानते हैं, 3 यूटी को हम यूटी नहीं मानते, 3 यूटी को हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं। अब वो 3 यूटी कौन कौन सी हैं? अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 में। और अगर तुम्हें पता है तो उनको यूटी क्यों मानते हैं उसका भी लॉजिक है, उसको स्टेट क्यों मानते हैं उसका भी लॉजिक है। भाई ऐसी 3 यूटी कौन कौन सी हैं जिनको हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं, और अगर जीएसटी में स्टेट मानते हैं उनके बिल में एसजीएसटी की बातें होती हैं, उनके बिल में यूटी जीएसटी की बातें नहीं होती हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, उन 3 यूटी को स्टेट क्यों माना, उसका भी लॉजिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो क्या बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक चैप्टर नंबर 1 आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके जीएसटी के बेस को मजबूत करेगा चैप्टर नंबर 1। उसके बिना आपको पूरा जीएसटी समझ में ही नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो आज जीएसटी का ओरिजिन जो है, ओरिजिन से लेके पूरे जीएसटी के ओवरव्यू तक जो है ना, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 निकल के आ रहा है। अब एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद अगला चैप्टर जो फिर हमारे सामने आएगा जी, वो चैप्टर नंबर 2 है। अब एक बार चेक करते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ने को मिलेगा। अब एक बार यहाँ पे चेक करो जी, ये लो जी। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने आ रहा है जी,
लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लो, कि सीजीएसटी और आईजीएसटी की एप्लीकेशन कैसी होती है, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आएंगी। फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसके अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा एक बार वो देखते हैं जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सोच के बताना, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसका मतलब क्या है सर? एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्या आज जीएसटी, सोच के बताना, क्या जीएसटी सेल पर लगता है? बताना, क्या आज जीएसटी जो है, जीएसटी क्या सेल पे लगता है? क्या जीएसटी सेल पे लगता है? सेल पे सर जीएसटी सेल पे, हाँ सर सेल पे जीएसटी लगता है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, क्या जीएसटी सर्विस पे लगता है? सर्विस पे भाई, अगर मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, क्या सर्विस पे जीएसटी लगता है? जीएसटी सर्विस पे, हाँ सर जीएसटी सर्विस पे भी लगता है, ठीक है। मतलब जीएसटी आपने बोला सेल पर भी है, जीएसटी आपने बोला सर्विस पर भी है, ठीक है जी। अब आपने बोला जीएसटी सर्विस पर भी है, आपने बोला जीएसटी सेल पर भी है। अच्छा, क्या एंटरटेनमेंट पर जीएसटी लगता है? यस, एंटरटेनमेंट पर भी हमने कई बार देखा है, वहां पर भी जीएसटी लगता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि आपने देखा है जीएसटी सेल पर है, आपने जीएसटी देखा है सर्विस पर है, आपने जीएसटी देखा है एंटरटेनमेंट पर है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन तीनों में से जीएसटी किसी पर नहीं है। हैं भाई? चल, नहीं नहीं भाई, यहां से नहीं पढ़ेंगे भाई, चल गाबा सर से नहीं पढ़ेंगे, चल। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं यार, मैं तो यहां बैठने नहीं दूंगा भाई, गलत पढ़ा रहा है बंदा भाई। कल मैंने सामान परचेज किया, उस पे उसने सामान बेचा, उसके बिल पे जीएसटी लगा हुआ है भाई। मैंने कोचिंग ली है, कोचिंग के बिल पे भाई जीएसटी लगा हुआ है भाई। एंटरटेनमेंट पर भी भाई जीएसटी लगा हुआ है। ये कैसे कह रहा है सेल पर जीएसटी नहीं है? कैसे कह रहा है सर्विस पर जीएसटी नहीं है? कैसे कह रहा है एंटरटेनमेंट पर जीएसटी नहीं है? आपकी जानकारी के लिए दोबारा बोल दूं, फिर बोल रहा हूं, इन तीनों पर जीएसटी नहीं है। जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है ना, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? दैट इज सप्लाई। आर्टिकल नंबर 366 12A ये बात कहता है, जीएसटी की डेफिनेशन उसमें लिखी है, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब जीएसटी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा। अब बच्चा कह रहा है सर एक बात मेरे को बताओ, सप्लाई पर जीएसटी लगेगा तो मतलब सेल और सर्विस और एंटरटेनमेंट पर जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी देखते हैं, फिर उन पे जीएसटी कैसे लग रहा है? अब सुनो, उन पे जीएसटी क्यों लग रहा है। सेल पर जीएसटी है, वो इसलिए नहीं है कि वो सेल है, सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी, इसलिए सेल पर जीएसटी है? एक बार दोबारा बोलूंगा, सेल पर जीएसटी है बट वो इसलिए नहीं है कि वो सेल है, सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी, इसलिए सेल पर जीएसटी है। ये बात ध्यान सुनना। सर्विस पर जीएसटी है, वो इसलिए नहीं है कि वो सर्विस है, सर्विस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी, इसलिए सर्विस पर जीएसटी है। एंटरटेनमेंट पर जीएसटी है, वो इसलिए नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी, इसलिए एंटरटेनमेंट पर जीएसटी है। ये बात दिमाग में लेके चलना। बच्चा कह रहा है सर ये क्या मतलब है? यही बहुत बड़ा मतलब है, यही बहुत बड़ा मतलब है। क्योंकि जब बच्चे एग्जाम में लिख के आते हैं ना, वो लिख के आते हैं जीएसटी ऑन सेल, वो गलत लिख के आ रहे हैं सर, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। जीएसटी सेल पर नहीं है, जीएसटी सर्विस पर नहीं है। अगर वो लग रहा है तो सप्लाई होने की वजह से लग रहा है, क्योंकि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट जो है वो सप्लाई है, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट सेल नहीं है, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट सर्विस नहीं है। अगर तुम किसी को बोलते हो ना कि सेल पर जीएसटी है, तुम गलत बोल रहे हो। तुम ये बोलना चाहिए भाई सप्लाई पर जीएसटी है, वो कह रहे नहीं भाई ये तो सेल है, भाई सप्लाई पर जीएसटी है, नहीं भाई ये तो सेल है, भाई सप्लाई पर जीएसटी है, नहीं भाई ये तो सेल है। तो समझा दो कि नालायक आदमी, सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है, इसलिए सेल पर जीएसटी है। कल अगर सेल को सप्लाई से बाहर निकाल देंगे, सेल पर जीएसटी नहीं है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो सप्लाई में आएगा, जो सप्लाई में आता जाएगा उस पे जीएसटी लगता रहेगा, जो सप्लाई में नहीं आएगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो।
तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है, पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि आर जो भी हम सप्लाई में डालेंगे उस पे जीएसटी की बातें करेंगे, जो हम सप्लाई में नहीं डालेंगे उस पे जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा मैटर ये निकल के आ रहा है कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, और पूरे जीएसटी की बैकबोन है, पूरे जीएसटी की बैकबोन है सप्लाई की डेफिनेशन। ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो सप्लाई का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो है वो सप्लाई। इसके साथ ही कनेक्शन के साथ कई चैप्टर बनते हैं और एग्जाम में पक्का पक्का बनता है चैप्टर। बस ये बात ध्यान सुनना जी, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो आपका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, आप जब तक बोलोगे सही नहीं, आप एग्जाम में गलत लिख के आओगे। अब सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दें, सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दें, क्या आज के बाद आप ये बोलोगे कि जीएसटी सेल पर है? अगर कोई बोलोगे आप उसको भी सही करोगे कि भाई जीएसटी सेल पर नहीं है, जीएसटी सप्लाई पर है। वो बोले भाई सेल पर लग रहा है, तो बता देना सेल पर इसलिए लग रहा है क्योंकि सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है सप्लाई पर, सेल पर नहीं है। अगर कोई बोले क्या सर्विस पर जीएसटी है, बोल देना नहीं है, सर्विस पर नहीं है सप्लाई पर है। बोले सर्विस पर भी लग रहा है, तो बोल देना भाई सप्लाई की डेफिनेशन में सर्विस कवर होती है इसलिए सप्लाई सर्विस पर लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता। अगर कोई बोले कि भाई एंटरटेनमेंट पर जीएसटी है, तो बोल देना नहीं है। वो बोले लग रहा है, तो बोल देना कि एंटरटेनमेंट सप्लाई में कवर होती होगी इसलिए एंटरटेनमेंट पर लग रहा है, नहीं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बात खत्म जी। तो मतलब जो जो सप्लाई में आता रहेगा वो जीएसटी के दायरे में आएगा, जो जो सप्लाई से बाहर निकल जाएगा उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी, और ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा सप्लाई का है। बस ये बात ध्यान दो जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, एक तो हमें सप्लाई के बारे में जानकारी होगी, दूसरा फिर वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब एक कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है, इस पर भी बातें जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएंगी। आप मेरे को बता सकते हो कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है? आप मेरे को बता सकते हो कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है? हाँ जी, आप मेरे को बता सकते हो? गुड्स एंड सर्विस बोथ मिक्स, गुड्स एंड सर्विस बोथ मिक्स, गुड्स एंड सर्विस बोथ मिक्स। चलो नहीं पता, सुनो मैं आपको बताता हूं जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या, आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं, सुनो इधर देखो ध्यान से। एक बात मेरे को बताओ, क्या मार्केट में जो भी आइटम बिकती है क्या वो हमेशा इंडिविजुअल आइटम बिकती है या कंबाइन होके बिकती है? आप मेरे को ये बता दो कि मार्केट में जब भी कोई आइटम बिकती है क्या वो आइटम इंडिविजुअल बिकती है या कंबाइन होके बिकती है? मतलब क्या मार्केट में सिर्फ इंडिविजुअल आइटम बिकती है या कई बार आइटम कंबाइन होके भी बिकती है? कंबाइन होके भी बिकती है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, आज अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं पर भी, अच्छा एक काम करोगे, अभी बैठे बैठे जो लड़के हैं वो लड़के, जो लड़कियां हैं वो लड़कियां, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अगर आपके फोन में क्लास नहीं चल रही तो एक बार अपने फोन में ना गूगल पे ही सर्च कर लेना कॉम्बो फॉर मैन। आप चेक करना वहां पे टाई प्लस वॉच प्लस शर्ट, ये कॉम्बो बन के आ जाएगा। वहां पे मान लो कॉम्बो बन के आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका मान लो वहां पे कॉम्बो बन गया वॉच प्लस में बेल्ट प्लस में वॉलेट, इसका कॉम्बो बन के आ जाएगा। मतलब दुनिया जहान के कॉम्बो आपको दिखा देंगे, आपको कौन सा कॉम्बो लेना बस वो बता दो जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप मार्केट से बेल्ट लेने के लिए गए, आप मार्केट में बेल्ट लेने के लिए गए, अब जब भी आप मार्केट में बेल्ट लेने के लिए गए, आपने बेल्ट को अगर सेल किया, आप मार्केट में बेल्ट लेने के लिए गए, आपने बेल्ट को अगर सेल किया तो जीएसटी लग गया?
बेल्ट पे क्या हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अब अगर बेल्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो जीएसटी कौन सा लगेगा, बेल्ट वाला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपने परचेस क्या की है, बेल्ट परचेस की है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर आपने बेल्ट प्लस मान लो शर्ट, ये दोनों का कॉम्बो मार्केट से परचेस किया, इसका कॉम्बो है 1,000 रुपए का। बेल्ट पे जीएसटी का रेट मान लो 5% है और शर्ट पे जीएसटी का रेट मान लो 12% है। अब बताओ इस पे जीएसटी कौन सा लगाऊं, अब बताना एक बार जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो बेल्ट प्लस शर्ट का एक कॉम्बो 1,000 रुपए का है, बेल्ट पे जीएसटी का रेट 5% है, शर्ट पे 12% है, अब इस 1,000 पे जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा बताओ जी। आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत सारे कॉम्बो परचेस किए होंगे, आपने बहुत सारे कॉम्बो परचेस किए होंगे। एक मिनट रुको यार, कोट में गर्मी लग रही है, स्मार्ट तो लग रहा हूं, लग रही है गर्मी, 2 मिनट रुको। अच्छा आप मेरे को बताओ वैसे इन दोनों में जीएसटी कौन सा लगेगा बताओ। हेलो जी। अब देखो, अब स्मार्ट लग रहा हूँ, देख रहे हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये अच्छा लग रहा है, कोट से अच्छी पर्सनैलिटी इसमें लग रही है। यस, वाह भाई वाह। बच्चा कह रहा है एवरेज लगेगा, एवरेज, बच्चा कह रहा है एवरेज लगेगा। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आज तक कभी आपके दिमाग में डाउट आया था, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आपके दिमाग में कभी ऐसा डाउट आया था। आपने मार्केट में आज तक कितने सारे कॉम्बो परचेस किए होंगे, आपने मार्केट में आपने कितने सारे कॉम्बो परचेस किए होंगे, आपने मार्केट में कितने सारे कॉम्बो परचेस किए होंगे, बट आपके दिमाग में आज तक ये नहीं आया होगा कि कौन सा जीएसटी लगेगा जी। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें इसको हम डिस्कस करेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये सारी की सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 2 में आती हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स सप्लाई क्या होती है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। ये आपको बताएगा इस पे जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, एक बात मेरे को और बताओ, आप में से जो गर्ल्स हैं वो ये बताएंगी आप में से फेशियल या मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर या जो भी क्लीन अप होता है वो किस किस ने करवाया है, और जो लड़के हैं वो बताएंगे आप में से शेव किस किस ने कराई है, बताना, बताओ एक बार, बताओ, बताओ एक बार जी। हाँ जी, गौरव कह रहा है सर मैंने शेव कराई है। ओ माय गॉड गौरव। चलो बहुत बढ़िया, 18 ईयर के हैं, आई नहीं बियर्ड, ओ माय गॉड, शेव तो करवाई है जी सर, करवाई है, शेव करवाई है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जिन जिन बच्चों ने भी शेव करवाई है, जिन जिन बच्चों ने भी शेव करवाई है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब शेव वाला, तुम शेव वाले के पास जाते हो तो शेव वाला शेव कैसे करता है, बताना एक बार। एक बार आपको मैं थोड़ा प्रोसेस याद करवाता हूँ कि शेव वाला शेव कैसे करता है, प्रोसेस सुनो। शेव वाले के पास जाते हो तो वो बोलता है भैया अपना क्लीन करनी है शेव या थोड़ी सी बियर्ड रखनी है, तो आप बोलते हैं भाई थोड़ा सा ना बियर्ड, भाई थोड़ा सा ना यहाँ बियर्ड रख दियो, थोड़ा सा ना ये कट बढ़िया सा मार दियो भाई। तो वो कहता है ठीक है सर बियर्ड रख देंगे। तो फिर वो क्या करता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या करेगा, पहले तो मुंह पे स्प्रे मारेगा, पहले मुंह पे वो क्या कहते हैं पानी सा मारता है ना, फिर आप ऐसे कई बार आंखें पीछे करते हो, फिर वो क्या करेगा फेस वॉश निकालेगा, फेस वॉश निकालने के बाद पूरा भाई साहब ऐसे ऐसे कर करके पूरा वो रगड़ता है, फिर ऐसे करके, फिर कभी यहाँ पता नहीं ये काम करता है, फिर ये दबाता है, फिर वो दोबारा से पानी मारेगा, फिर वो टॉवल से थोड़ा सा आपका साफ कर देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फोम निकालेगा, फोम निकालता है, ऐसे ही करता है ना, फोम निकालता है, फोम करके पूरा से फोम करके फिर वो अपना क्या करेगा, उसके पास जो अपना
रेजर होती है जो मतलब जो भी ब्लेड सा होता है उसके अंदर वो आधा ब्लेड डालेगा और फिर वो टक 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 3-4 बार ऐसे मारता है, नीचे वो मारता है टक टक टक, फिर वो ऐसे करके शेव करके पूरी शेव कंप्लीट करने के बाद फिर वो कई बार आफ्टर शेव लोशन लगाता है। आफ्टर शेव लोशन लगाने के बाद फिर वो कहता है कि सर आपकी शेव हो गई। आप बोलते हो कितने रुपए? सर 100 रुपए शेव करने के हो गए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब उसने 100 रुपए में क्या सिर्फ सर्विस भी दी या उसमें गुड्स भी था? सारे बच्चे बताओ। क्या उस 100 में हाँ जी क्या बताओ, उस 100 में क्या उस 100 में गुड्स भी थी या सिर्फ सर्विस थी? बताओ। सर्विस भी थी और गुड्स भी थे। तो आपने आज तक कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो शेव वाला जीएसटी किस पे लगाएगा। भाई क्या वो गुड्स पे जीएसटी लगाएगा या वो सर्विस पे लगाएगा? क्योंकि दोनों चीजें 100 रुपए के अंदर है। अब अगर दोनों चीजें 100 रुपए के अंदर हैं तो रेट कौन सा लगेगा? दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। इसका ट्रीटमेंट हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर पता लगेगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है। दैट इज चैप्टर नंबर 2। बस ये पर ध्यान दो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी कॉम्बोज देखे हैं उन कॉम्बोज का ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। आज के बाद आप हर कॉम्बो को बहुत ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे कि उस कॉम्बो पे जीएसटी क्या लगेगा। ये सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएंगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ। अब एक बार नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आओ जी, वो है चार्ज ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। अब चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब कि जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस रेट से लगेगा, ये सारी की सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएंगी। और रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? सर मतलब कॉम्पोजिट जीएसटी नंबर वाले? नहीं 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 युगांश, ना 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 ना, छोड़ दो ना उसको, अपने दिमाग में मत लेके आओ ऐसा कुछ। कॉम्पोजिट नंबर वाले अलग होते हैं, उसको मिक्स मत करो प्लीज, ठीक है ना? मैं अपने आप बता दूंगा, बस इतना दिमाग में लेके चलो कि जब भी मार्केट में कॉम्बो तुम लोगे उस कॉम्बो का ट्रीटमेंट क्या होगा वो चैप्टर नंबर 2 में है। जो तुम कह रहे हो वो एक अलग स्कीम है, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो बहुत ही अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है ना? तो उसको एक बार अलग रखो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, जीएसटी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं हर चैप्टर में पढ़ने को क्या मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट है चार्ज ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? मेरे को एक बात सोच के बताना सर, आर नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? एक बात बताओ, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है या रिसीवर पे करता है? गवर्नमेंट को जीएसटी कौन दे के आता है? बताओ जी। सर मैंने हेयर सलून वाले को पूछा कि आप रिटर्न भरते हो, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो नहीं भरता, लेकिन होम लोन के लिए 1 साल से रिटर्न फाइल करवा रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो रिटर्न भरेंगे तभी उनको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन के लिए 3 साल की रिटर्न चाहिए होती है। अब मेरे को एक बार फटाफट से बताओ जी, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा या रिसीवर पे करेगा? नॉर्मली गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला कौन होता है? सप्लायर। आपको मैंने कोचिंग की सर्विस दी, अब अगर आपको मैंने कोचिंग की सर्विस दी है, इस पे जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा, इस पे जीएसटी रिसीवर पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये बात तो सिंपल है भाई। यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? यहां पे जीएसटी सप्लायर पे करेगा, यहां पे जीएसटी रिसीवर पे नहीं करेगा, ये बात ध्यान दो। बट हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा। और एक बात और बताऊं, जीएसटी में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ना तो सप्लायर पे करेगा ना ही रिसीवर पे करेगा, एक थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी। अब कहां कहां रिसीवर पे करेगा, कहां कहां थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। बस ये बात ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने नॉर्मली सुना होगा सप्लायर पे करेगा, बट कुछ केस में गंगा सीधी नहीं बहेगी, गंगा उल्टी बहेगी, वहां पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा, वहां पे सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। जहां पे सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है दैट इज फॉरवर्ड चार्ज, जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज, और जहां पे कोई थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी उसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। उसका ट्रीटमेंट भी हम चैप्टर 3 में ही डिस्कस करेंगे। अपने दिमाग में बस एक बात लेके आना कि जीएसटी में हमेशा सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता, कुछ केस में रिसीवर भी जीएसटी पे करता है। बस ये बात ध्यान दो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक बात मैंने सोच के बताना। जैसे मान लो आप में से एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम है, क्या नाम है? सामने एक बच्चा बैठा है चिराग, जिसने वो कुत्ते वाली स्माइल लगा रखी है,
कुत्ते वाली नहीं, वो शेर या कुत्ता जो भी है। तो अब मान लो चिराग है, अब मान लो चिराग है, तो एक दिन चिराग मेरे पास आया, तो एक दिन चिराग मेरे पास आया, तो चिराग कहता है सर, मैं कहा हाँ, कह रहा सर एक ना अपना बात पूछनी है। मैं कहा पूछो चिराग, क्या होगा, कोई बात नहीं पूछो। कह रहे मतलब वैसे आप गुस्सा तो नहीं मानोगे। मैं कहा नहीं नहीं पूछो यार, तुम ऐसे कोई गुस्सा मानने वाली बात थोड़ा है। कह रहा मतलब जैसे मतलब सीए कर रहा हूँ। तो मैं कहा हाँ अच्छी बात है, सीए कर रहे हो तो नहीं, कह रहा मतलब कर रहा हूँ तो तैयारी भी अच्छी कर रहा हूँ, तो जैसे सीए इंटर के बाद फिर फाइनल करूँगा। मैं कहा हाँ ठीक है, फाइनल तो करनी पड़ेगी। नहीं वो मैं कर लूँगा, फाइनल कर लूँगा, और फिर आर्टिकलशिप भी करना है। मैं कहा आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। नहीं सर आप समझ नहीं रहे, मतलब जैसे मैं सीए बन जाऊंगा तो क्या मेरी शादी वादी हो जाएगी क्या। मैं कहा क्या कर रहे हो चिराग, तुम कैसी बातें कर रहे हो। यार नहीं, नहीं, मतलब पहले ही मैंने कहा था आप बुरा मत मानना। मैं कहा बुरा नहीं मान रहा भाई, क्या ये क्वेश्चन क्या है। क्या नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसे मैं सीए कर लूंगा तो सीए करने के बाद शादी वादी हो जाएगी क्या। मैं कहा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो जाएगी, धूम धड़ाके से शादी होगी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। कहता अच्छा। तो कह रहा मैंने शादी वादी होगी तो मैंने आपकी ना इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी फोटो देखी थी, तो मैंने आपकी फोटो देखी थी शादी की, आप बड़े स्मार्ट लग रहे थे, मतलब कैसे, मैं आपने मेकअप कहीं से कराया था क्या। तो मैं कहा यार तुम चिराग क्या कर रहे हो तुम यार। यार नहीं मतलब पूछ रहा हूँ बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपने कैसे मेकअप वेकअप करवाया था क्या, आप लग ही नहीं रहे थे। मैं कहा मतलब, कह रहे मतलब एक अलग ही ग्लो था आपके चेहरे पे। मैं कहा देख भाई, मैंने अपनी शादी में बहुत पैसा लगाया था, मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली थी, और मैंने यहां से नहीं, ना 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 ना, यहां से नहीं, अगर मैं यहाँ के ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लेता, अगर पसीना मेरे चेहरे पे आ जाता तो मैं लोगों को दिख जाता कि मैं हूं कौन। तो कह रहा सर फिर कहां से। मैं कहा यूएस से। मैं कहा यूएस में एक बंदा है, इतना बढ़िया मेकअप करता है, तू खुद नहीं पहचान पाएगा तू कौन है। क्या तेरे फिल्टर काम करेंगे, तेरे फिल्टर भी खराब हो जाएंगे उसके आगे। उसका मेकअप ही अपने आप में एक फिल्टर है। कह रहा है। मैं कहा भाई बट मेकअप करने के ना 5 लाख रुपए लेता है वो। कह रहा 5 लाख रुपए मेकअप करने के वो लेता है। मैं कहा हाँ भाई अब तू देख ले। कह रहा नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है सर, सीए बन जाऊंगा, पैसों की कमी थोड़ा है, मेकअप करवा लूंगा। मैं कहा ठीक है चलो चिराग मान लो सीए बन गया। अब चिराग सीए बना, चिराग ने अपना नंबर लिया मेरे से। अब नंबर लिया, इसने फोन घुमा दिया, मेकअप वाला, मेकअप वाला। अब मेकअप वाले को फोन घुमा दिया, इसने मेकअप वाले को फोन घुमाया, और उसने बोला अच्छा अपना सर मेरे को ना अपना वो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस चाहिए, मेरी शादी है, मेरे को मेकअप करवाना है। तो उसने बोला जी आप बताओ कैसा मेकअप करवाना है। मैं ना एक फोटो भेज रहा हूँ, तो आप उनके जैसा मेकअप कर देना। इसने मेरी फोटो उठा के भेज दी। अब इसने मेरी फोटो उठा के भेजी, उसने फोटो देख के कह रहा भाई ये तो बंदा ही पहचान में नहीं आ रहा, ये किसने मेकअप किया है। चिराग बोला भाई साहब आपने ही तो किया है। कह रहा अच्छा हाँ बहुत बढ़िया मेकअप है, ऐसा मेकअप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी पहचान में नहीं आओगे। चिराग ने बोला ठीक है जी। चिराग ने भाई साहब मेकअप वाला बुला लिया, पूछा कितने रुपए लोगे, उसने बोला 8 लाख रुपए लूंगा, रेट बढ़ के। चिराग ने कहा डन, पैसों की कमी नहीं है जी। अब भाई साहब चिराग का मेकअप स्टार्ट हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए। अब भाई साहब चिराग सजना स्टार्ट हुआ, चिराग सज गया। जब चिराग सच गया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है क्या ये सर्विस चिराग ने इंडिया से ली है या इंडिया के बाहर से ली है। सारे बच्चे बोलो जी, क्या ये सर्विस चिराग ने इंडिया से ली है या इंडिया के बाहर से ली है। आंसर दो मुझे, इंडिया से लिया इंडिया के बाहर से ली है। फटाफट से बताओ जी, क्या ये सर्विस चिराग ने इंडिया से लिया इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर से ली। क्या मैं इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस कह सकता हूं, क्या मैं इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस कह सकता हूं। यस। अच्छा अगर मैं इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलूंगा तो सप्लायर कहां पर है, इंडिया के बाहर। रिसीवर कहां का है, इंडिया का। सप्लायर कहां पर है, इंडिया के बाहर है। रिसीवर कहां का है, इंडिया का है। तो एक बात मेरे को बताओ, आपने बोला नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करता है, बट तुम्हें नहीं लग रहा इस केस में सप्लायर से जीएसटी रिकवर करने में दिक्कत आएगी। एक बात मेरे को बताना, क्या तुम्हें नहीं लग रहा इस केस में सप्लायर से जीएसटी रिकवर करने में दिक्कत आएगी। नहीं, क्या तुम्हारा दिल ये बात नहीं कह रहा कि इस केस में सप्लायर से जीएसटी रिकवर करने में दिक्कत आएगी। यस या नो, क्या ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है सर, सप्लायर इंडिया के बाहर का है, उससे हम जीएसटी कैसे रिकवर करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी में इंसर्ट किया रिवर्स चार्ज। जो दूल्हा सजा है, सजना है मुझे सजना के लिए, उस दूल्हे को पकड़ के लेके आओ। चिराग को भाई साहब पकड़ा गर्दन से, चले इधर। चिराग कह रहा क्या क्या क्या, मेरी शादी, शादी तेरी, शादी शादी तेरी, इधर आ इधर आ। सर्विस किससे ली है, सर्विस किससे ली है,
सर्विस उससे ली है ना, वो बाहर रहता है। वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है। उस पे जीएसटी अब तू पे करेगा। क्योंकि तू रिसीवर है, उससे हम जीएसटी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो ये अब जहां रिसीवर जीएसटी पे करेगा, इट्स कॉल्ड रिवर्स चार्ज। इसको हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? हाँ जी, फटाफट से बोलना जी। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा या रिसीवर पे करेगा? रिसीवर जीएसटी पे करेगा, उसको हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो आज के बाद अगर कहीं भी तुम रिवर्स चार्ज की बात सुन लोगे तो समझ लेना कि रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल होगा, सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने बोला कि अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज या उसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज, ठीक है। फिर आपने बोला कुछ केस में रिसीवर जीएसटी पे करेगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बट सर एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि कोई थर्ड पार्टी भी जीएसटी पे करती है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है भाई? दो ही तो लोग होते हैं, या तो सप्लायर या रिसीवर। अब या तो सप्लायर है या वो रिसीवर है। अब या तो सप्लायर है या वो रिसीवर है। अगर यही दो लोग हैं तो फिर तीसरी पार्टी कहां से आ गई? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे को सोच के बताना सब। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप जितनी भी ऑनलाइन सर्विस लेते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, फूड पांडा, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, अर्बन कंपनी, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी मीडिएटर ही तो हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कुछ सर्विस ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उस सर्विस पर जीएसटी ना सप्लायर पे करेगा ना रिसीवर जीएसटी पे करेगा। ये थर्ड पार्टी जो ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, जो ये बिचौलिए हैं, ये हमें जीएसटी पे करेंगे। ना तुम पे करोगे ना तुम पे करोगे। तो आज एक सेक्शन इंसर्ट किया गया जीएसटी में जहां पे गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा ना ही रिसीवर जीएसटी पे करेगा। उस केस में थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। और एक बात मेरे को बताना, आप तो खुद सोचना, Amazon का ओनर कौन है? आई थिंक Amazon का ओनर है जेफ बिजोस करके नाम, आई थिंक जेफ बिजोस। अब जेफ बिजोस जो है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आता है। अब वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर वो आ रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक बिचौलिया जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जो कमीशन खा रहा है, आप चेक कर लो, वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आ रहा है। इससे आप अनुमान लगा लो कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। मतलब चलो आज तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बट स्टार्टिंग से तो उसने यही काम किया था। मतलब एक बिचौलिया, एक मीडिएटर, आप चेक कर रहे हो, वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आ रहा है। मतलब कितना पैसा वो कमीशन लेवल से कमाता होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब गवर्नमेंट इनसे जीएसटी क्यों ले रही है? उसका रीजन है क्योंकि देखो आने वाला जमाना ना सारा का सारा ऑनलाइन है। आपको मैंने पहले भी कई बार कहा था, एक जमाना था जब फोन नंबर की प्राइवेसी होती थी, अब फोन नंबर की कोई प्राइवेसी नहीं होती। पहले होता था कि भाई मेरा ना फोन नंबर तू मत शेयर करना। पहले लड़कियां भी कहती थी मेरा फोन नंबर मत देना, लड़के बोलते थे मेरा फोन नंबर सबको दे देना, लड़कियां बोलती थी मेरा फोन नंबर। अब क्या भाई, फोन नंबर क्या, तुम्हारा फोन नंबर सबके पास है। आज दिन में 10 तो तुम्हारे पास मैसेज आते होंगे। अब जो लोग तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, तुम कई बार हैरान नहीं होते कि तुमने नंबर तो किसी को नहीं दिया, मैसेज कैसे आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा नंबर जो है वो लीक हो चुका है। और ये सारा का सारा लीक करने वाली कंपनी कौन सी है? जितनी भी तुम्हारी ऑनलाइन कंपनी है ना, ये सारी की सारी कंपनी जो है आपके नंबर लीक करती हैं, आपका डेटा लीक करती हैं। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी तुम कोई नई ऐप डाउनलोड करते हो, एक बात मेरे को बताओ, आज अगर मैं अपने फोन में कोई अगर नई ऐप डाउनलोड करता हूं तो उस केस में क्या होता है? आज अगर मैं अपने फोन में अगर कोई नई ऐप मैं डाउनलोड करता हूं उस केस में क्या होता है? वो बोलता नहीं कि अलाउ 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 अलाउ, तब जाके वो नई ऐप डाउनलोड होती है। कभी आपने चेक भी किया वो अलाउ क्या बोलता है? कभी आपने वो ध्यान से देखा भी है वो अलाउ क्या बोलता है? वो क्या बोलता है कि जितने भी तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स हैं, फोन नंबर हैं, सारे पढ़ लूं, आप कहते हो अलाउ। जितने भी तुम्हारे फोटोज हैं, वीडियोस हैं,
क्या मैं सारी देख लूं? आप कहते हो अलाउ। तुम्हारी सारी गैलरी, जितना भी कुछ गैलरी में पड़ा है, क्या उसको मैं देख सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं? आप कहते हो अलाउ। आप सब कुछ तो अलाउ कर रहे हो। अब जब तुमने सब कुछ अलाउ किया, तुम्हारा डेटा लीक नहीं होगा तो क्या होगा फिर? भाई एक बात बताओ, अभी जो सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है इसका? मान लो एक चिराग, चिराग की बात कर लो। चिराग भाई साहब लगा हुआ है, हेलो बेबी ताना ताया, बेबी ताना नहीं ताया। पीछे जो फेसबुक का ओनर है ना, मार्क जुकरबर्ग, वो तुम्हारा सारा तुम्हारा पढ़ रहा है बेबी नोनू मोनू सोनू। वो देख रहा है, अच्छा चिराग बेबी से पूछ रहा है ताना ताया नहीं ताया, मम्मी से आज तक नहीं पूछा मम्मी खाना खाया नहीं खाया है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये सारा का सारा जो तुम काम कर रहे हो, ये ऑनलाइन तो कर रहे हो। चिराग ने मैसेज करके डिलीट कर दिया, चिराग ने मैसेज करके डिलीट फॉर ऑल कर दिया। चिराग को लगा किसको पता लगेगा? एक दिन चिराग के पापा ने भाई साहब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वालों को फोन कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कच्चा चिट्ठा निकाल के आ गई चिराग का, ये देखो जी आपका लाडला रात को 12 बजे के बाद ना नोनू मोनू सोनू, ये ताना ताया नी ताया त्या 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 नहीं किया, ये देख लो ये चिराग है। चिराग कह रहा पापा ये मैं नहीं हूं, मेरा फोन चेक कर लो, मेरे फोन में तो मैसेज ही नहीं है। अब टेलीकम्युनिकेशन वाले कह रहे नालायक बच्चे, तूने फोन से डिलीट किए हैं, तूने सर्वर से डिलीट नहीं किए हैं। सर्वर पे भी कुछ मैसेज होते हैं? सर्वर पे सब कुछ होता है तुम्हारा। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा डिलीट हो गया, सर्वर में सब कुछ है। तभी अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, जितनी भी आपकी ऑनलाइन कंपनी है ना, उनको पकड़ लो, उनसे जीएसटी रिकवर कर लो, सप्लायर और रिसीवर को पकड़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आज गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है कि ना सप्लायर जीएसटी पे करेगा ना रिसीवर जीएसटी पे करेगा, उस केस में थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? ये नॉर्मली ऑनलाइन वेबसाइट वाले होते हैं। अब ये कौन कौन है, ये सारी की सारी बातें उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? चलो वापिस आओ जी, वापिस आओ। सर टेलीकम्युनिकेशन वाले चिराग की गर्लफ्रेंड का एक्स है। चलो वापस आ जाओ अफान, कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से नालायक। अब एक बार अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। ऐसे जीएसटी में कहां कहां पे एग्जम्पशन है? आज जीएसटी में काफी सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। अब ऐसे कौन कौन सी सर्विस हैं जो जीएसटी में एग्जम्प्ट हैं? ऐसे कौन कौन सी सर्विस है जो जीएसटी में एग्जम्प्ट है? ऐसे एक बात बताओ, आज हेल्थ केयर सर्विस है, आज एजुकेशनल सर्विस है, आज एग्रीकल्चर वाली सर्विस है, आज चैरिटेबल ट्रस्ट वाली सर्विस है, आज स्पोर्ट्स वाली सर्विस है, आज गवर्नमेंट की काफी सारी सर्विस हैं। ये सारी सर्विस ना एग्जम्पशन में डाली हुई हैं। तो कौन कौन सी सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सर्विस कौन कौन सी एग्जम्प्ट होती हैं, वो सारी के सारी यहां पे आएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अगला चैप्टर आएगा कॉम्पोजिशन लेवी। अब जो युगांश कह रहा था ना, युगांश कह रहा था कि सर वो कॉम्पोजिट स्कीम वाले, अब वो युगांश ये वाली स्कीम है, जो तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, किस किस ने इनकम टैक्स में पीजीबीपी पढ़ा है और थोड़ा बहुत याद है? बताना। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में, अच्छा इनकम टैक्स में पीजीबीपी, ओके पीजीबीपी, पबजी, पबजी तो नहीं कह रहे, पीजीबीपी पढ़ा है? नहीं नहीं, वो तो रह गया था ना सर, चैप्टर हमारा हुआ ही नहीं, हुआ नहीं ना वो चैप्टर, भी पढ़ा हुआ है हमारा। हाँ वो चैप्टर पढ़ा हुआ है अभी हमारा, कर देखते हैं कब कर लेंगे, कोई अगले साल कर लेंगे। ठीक है, हो गया नहीं? नालायको हाँ या ना बोलो। पीजीबीपी पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, याद करो। उसमें एक सेक्शन था, आपको मैं थोड़ा याद करा दूं, सेक्शन नंबर 44 AD, याद है 44 AD क्या था? 44 AD याद है? 44 AD क्या था? 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, याद करो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। 44 AD था आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कि जो भी आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनकी टर्नओवर आपकी 2 करोड़ रुपए तक होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। फिर मैंने कहा था कि अगर 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हो तो अब 3 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है। फिर प्रोफेशनल वाले केस में 44 AD है, जहां 50 लाख की लिमिट है। अब अगर 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं तो वो 75 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। याद है आपको?
जो पीजीपी की रिवीजन क्लास थी उसके बाद आपको मैंने लिखवाया था कि लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी और 50 लाख वाली 75 लाख हो जाएगी अगर 95% ट्रांजेक्शन तुम ऑनलाइन करते हो। ये बात आपने डिस्कस की थी इनकम टैक्स में पीजीपी के चैप्टर में। तो अब एक बात मेरे को बताना, ये स्कीम गवर्नमेंट किन के लिए लेकर आई थी, बड़े बिजनेसमैन के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए, बताओ जल्दी बताओ। वो स्कीम जो है वो गवर्नमेंट किसके लिए लेकर आई थी, बड़े बिजनेसमैन के लिए लेकर आई थी या छोटे बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए। ऐसे ही जीएसटी में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है कॉम्पोजिशन लेवी। भाई जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, अब एक बात मेरे को बताना, सोच के बताओ यार। मान लो आपको मैंने पहले भी कहा, आप जहां पर भी रहते हो उस गली में ना कोई दुकान होती होगी। अब उस गली में एक छोटी सी दुकान है, अंकल हैं आंटी हैं करियाने की दुकान के ऊपर बैठते हैं। तो आप उस अंकल आंटी के पास गए, आपने अंकल आंटी को बोला अंकल एक टोंड दूध का पैकेट दे देना। अंकल ने क्या किया, एक दूध का पैकेट आपको पकड़ा दिया। अब जैसे अंकल ने दूध का पैकेट पकड़ाया, आपने भाई साहब नॉलेज झाड़ना वहां पे स्टार्ट कर दी। आपने बोला अंकल आप जीएसटीआर 4 भरते हो? हैं बेटे, क्या है बेटे जीएसटी 4? अंकल सुनो, रिफंड क्लेम करना है, जीएसटी RFD 01 भरना पड़ेगा। अंकल सुनो, आपको इन सब गुड्स पे अलग अलग रेट लगाना पड़ेगा। अंकल आपको ITC नहीं मिलेगा। अंकल करे तेरी ऐसे की तैसे, पकड़ो इसको, पकड़ इसे, दूध भी खींच, इसको यहां से भेज। अंकल कह रहे बेटे इतना नहीं मुझे पता, अगर इतना मुझे पता होता तो मैं यहां आंटी के साथ बैठ के दुकान खोलता, मैं कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर लेता। मुझे ये नहीं पता, मेरी छोटी सी दुकान है, तो मुझे ये बता कि मेरी टर्नओवर कितनी है, उस टर्नओवर के बेस पे इतने % मैं टैक्स पे कर दूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं पता। तो यार उन सब छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट जीएसटी में स्कीम लेकर आई है, उसको हम कंसेशनल स्कीम बोलते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी बोलते हैं। ये सारी की सारी बातें आपके इस चैप्टर के अंदर आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। जैसे आपकी इनकम टैक्स में लिमिट आपकी 2 करोड़ रुपए की है, 3 करोड़ रुपए की है, ऐसे लिमिट यहां पर 1.5 करोड़ रुपए की है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होती है वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। और अगर वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, आपको सारे कंप्लाइंस पूरे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये वाले कंप्लाइंस पूरे करने की रिक्वायरमेंट है, जो भी बहुत कम कंप्लाइंस होंगे। अब वो किन की बात कर रही है, वो सारी की सारी बातें यहां पर निकल के आएंगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारी की सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला चैप्टर हमारा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफाई का मतलब ये होता है, एक बात मेरे को बताओ जी, जैसे मान लो कोई भी गुड्स है, अब उस गुड्स को कहां पर क्लासिफाई किया जाएगा। आज मान लो एक पर्टिकुलर गुड्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अब ये, इसको क्या बोलते हो जो मैंने डाला हुआ है, इसको क्या बोलते हो आप? इसको वेस्ट कोट बोलते हो ना, वेस्ट कोट या नेहरू जैकेट बोलते हो, या मान लो वेस्ट कोट बोलते हो। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने ना ये ऐसा बनवा रखा है कि यहाँ पे मैंने बाजू में भी लगवा रखी है, मान लो यहाँ पर मैंने बाजू में भी लगवा रखी है। अब जब मैं इसको बाजू अटैच कर लेता हूं तो ये कोट बन जाता है, और जब बाजू हटा देता हूं ये वेस्ट कोट बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, इसको तुम क्लासीफाई कहां करोगे? क्या ये तुम वेस्ट कोट में क्लासीफाई करोगे या नॉर्मल कोट में क्लासीफाई करोगे? क्योंकि ये कोट भी बन जाता है, ये वेस्ट कोट, दोनों पे जीएसटी का रेट अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासीफाई गुड्स, हाउ टू क्लासीफाई सर्विस, क्योंकि जब तक हम वो क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे तो रेट एप्लीकेबल कैसे होगा? तो वो क्लासिफिकेशन वाली बातें जो हैं वो आपकी सारी के सारी यहां पे निकल के आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फिर प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर निकल के आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर अभी आपका इन्होंने नया ऐड किया है, ये आपके पुराने सिलेबस में नहीं था, नया ऐड किया है इन्होंने। जीएसटी 40 से 50 नंबर कर दिया, और ये वाला चैप्टर इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये वाला चैप्टर भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये 2 चैप्टर इन्होंने नए ऐड किए हैं जो पुराने बच्चों में एप्लीकेबल नहीं थे, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। अब ये चैप्टर है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मींस क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई मींस क्या? एक बात सुनना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब मान लो मैं दिल्ली में खड़ा होकर क्लास दे रहा हूं, मैं क्लास दे रहा हूं लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर के अंदर मान लो मेरा स्टूडियो है और मैं यहां पे अपनी क्लास दे रहा हूं, ठीक है जी। अब फेस टू फेस तो मेरी क्लास चल नहीं रही, फेस टू फेस मेरी क्लास नहीं चल रही,
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, आप मेरे को बताओ कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। एक बार बताना मुझे, आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, बताओ एक बार। एक बार बताओ मेरे को। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, फरीदाबाद, दिल्ली, ओ माय गॉड, सरस्वती माता दिल्ली से हैं। ओ प्रेम भी दिल्ली से, असम। मैं आपके पास बदरपुर, बदरपुर तो बहुत दूर है नालायक। उसके बाद जलगांव, लखनऊ, ओके, बिहार, झारखंड, दमन, क्या बात है, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली, वंशिका दिल्ली से, ओके, सिरसा, क्या बात है, राजस्थान। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब क्या तुम्हें मेरी क्लास लेने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है? क्या तुम्हें मेरी क्लास लेने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है? यस या नो में आंसर देना। क्या तुम्हें मेरी क्लास लेने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, या तुम्हें वहीं बैठे बैठे क्लास मिल रही है? गौरव कह रहे नहीं। गौरव देखो लक्ष्मी नगर में रहता है, लक्ष्मी नगर दिल्ली में है। मैंने कहा दिल्ली आना पड़ रहा है, बच्चा कह रहा है नहीं नालायक, तुम दिल्ली में ही रहते हो। तुम ये कह सकते हो कि सर तुम्हारी क्लास में नहीं आना पड़ रहा, बट दिल्ली में तो तुम्हें आना ही पड़ा। बाहर वाले बच्चे बोले बात समझ में आती है, दिल्ली वाले बच्चे बोल रहे हैं नहीं। हाँ इंटेंशन तुम्हारी समझ गया। तुम ये कहना चाह रहे हो सर आपकी क्लास में नहीं आना पड़ रहा, हमें वहीं बैठे बैठे क्लास मिल रही है। ये बात मैं तुम्हारी इंटेंशन समझ गया, ये बात मैं समझ गया। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, बहुत ध्यान सुना। अब तुमने बोला तुम्हें क्लास वहां मिल रही है, मैंने बोला मैं क्लास यहां पे दे रहा हूं, मैंने बोला मैं क्लास यहां पे दे रहा हूं, तुमने बोला तुम्हें वो क्लास वहां मिल रही है। अब क्वेश्चन बस ये निकल क्या रहा है, इस पे अगर जीएसटी लगेगा तो कौन सा लगेगा? क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी की बातें होंगी। अगर मैं ये मानूं मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं सर्विस भी दिल्ली में ही दे रहा हूं, तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा। अब बताओ इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा? बताओ मेरी सर्विस को दिया हुआ कहां माना जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जी, बताओ जल्दी बताओ, मेरी सर्विस को दिया हुआ हम कहां पे मानेंगे? बस मेरे को ये बता दो, मेरी सर्विस को दिया हुआ माना कहां जाएगा? बताओ आंसर बताओ मेरे कुछ। मैं कहां मानू मैंने सर्विस दी है? मैं कहां मानू मैंने सर्विस दी है? युगांश कह रहा है मुझे सर्विस पंजाब मिली है, अफान कह रहा है मुझे सर्विस गुजरात मिली है, चिराग कह रहा है मुझे सर्विस बिहार मिली है, एक बच्चा कह रहा है मुझे सर्विस मान लो कर्नाटका मिली है। तो भाई मैं अपनी सर्विस को दिया गया कहां मानूं? क्या कंफ्यूजन दिमाग में आई या नहीं आई? क्या तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आई या नहीं आई? यस या नो? ऐसे मत बोलो दिल्ली में, तुमने तो चैप्टर की रेलेवेंसी खत्म कर दी। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई आए तुम तो चैप्टर उसको बनाने ही ना दो। फाइनेंस मिनिस्ट्री सोच रही थी कि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगी, चैप्टर बनाने की सोच लेते हैं। उन्हें क्या पता कि सामने नालायक बच्चे बैठे हैं, वो सब दिल्ली बोल देंगे, चैप्टर ही खत्म कर देंगे, चैप्टर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मतलब कोई तुम्हारे पास आ जाए तुम तो चैप्टर उसे बनाने ही ना दो, ये चैप्टर क्यों बनाना है? हमसे पूछो आंसर, दिल्ली इसमें क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें सर्विस वहां नहीं मिल रही? क्या तुम्हें दिल्ली आना पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं मैं सर्विस यहां दे रहा हूं। नालायको तुम ये बोलो, तुम आगे से बोलो कि सर हमें सर्विस यहां मिल रही है, हमें सर्विस यहां मिल रही है, तो तुम्हारी सर्विस को प्रोवाइड किया हुआ हम बिहार मानेंगे। तुम्हारे तो डाउट ही नहीं आते, तुम कहते हो दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली, तुमने कहा हाँ दिल्ली, दिल्ली डन कर दो, चैप्टर खत्म करो। अरे नालायक बच्चों कुछ तो बोलो आगे, तभी तो चैप्टर बनेगा। तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर दिल्ली कैसे, हम गुजरात के, हमें सर्विस गुजरात मिली है, तुम दिल्ली के हो, तुम दिल्ली में दे रहे हो, हमें उससे क्या, हमें तो गुजरात मिली है ना, तो तुम्हारी सर्विस को हम गुजरात मानेंगे।
तुम्हारी सर्विस को बिहार मानेंगे, कर्नाटका मानेंगे, लुधियाना मानेंगे, पंजाब मानेंगे, हरियाणा मानेंगे, राजस्थान मानेंगे, हम यहां मानेंगे। हमारे बिल पे उसके अकॉर्डिंग जीएसटी एप्लीकेबल करो। मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूं कि मैं सर्विस दिल्ली में दे रहा हूं, मैं दिल्ली मानूंगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मेरी सर्विस को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा। क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा कि मेरी सर्विस को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा, तो हम जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करेंगे। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आनी चाहिए। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप में से किस किस बच्चे ने कभी राजधानी या शताब्दी ट्रेन में सफर किया है, एक बार बताना। आप में से किस किस बच्चे ने कभी राजधानी या शताब्दी ट्रेन में सफर किया है, बताओ। आप में से किस किस बच्चे ने कभी राजधानी या शताब्दी ट्रेन में सफर किया, बताओ। किस किस बच्चे ने सफर किया सबने, काफी सारे बच्चों ने किया। चलो बहुत अच्छी बात है, किया। अच्छा, उसमें कोई खाना पीना मिलता है आपको? उसमें कोई खाना पीना मिलता है? जब भी तुम राजधानी शताब्दी ट्रेन में जब भी तुम सफर करते हो, क्या उसमें तुम्हें कुछ खाना पीना मिलता है? जिन्होंने नहीं किया, कम से कम राजधानी शताब्दी ट्रेन को देख के ऐसे तो किया होगा। बचपन में हम करते थे, मेरे को भी तक याद है। मालगाड़ी आती थी, मालगाड़ी जा रही है, उसके अंदर माल पड़ा हुआ है, सामान पड़ा है, उसको भी छोटे छोटे बच्चे बाय बाय, उसके अंदर सामान है, सामान कह रहा है इसमें कोई नहीं है, फिर भी हम बाय। मतलब हमने क्या क्या हरकतें नहीं की। इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से ट्रेन निकल रही है, उसको बाय कर रहे हैं। ना देखने वाले को पता, ना हमको पता किसको बाय की किसको नहीं की, हमें नहीं पता। हमें बाय करने से मतलब बस। ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है, उसको बाय कर रहे हैं। बाय भैया, भैया बाय। भैया को नहीं पता हम कौन, हमें नहीं पता ऊपर कौन। हरकतें हमने बहुत अच्छी अच्छी की है। नालायक बच्चा कह रहा है हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, हरकतें तो हमने ऐसे की है। तुमने नहीं कैसे हरकतें की है ना, बिना बात के भाई साहब, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। ऊपर से हवाई जहाज को बाय कर रहे हैं। हवाई जहाज वाले को नहीं पता हम कौन, हमें नहीं पता वो कौन, ना उसने हमें देखा, हमने उसको देखा, हमने हवाई जहाज को देखा। लोग तो हमने कभी देखे नहीं उसके अंदर कौन है। चलो वापिस आओ जी। अच्छा लगता है, हाँ ये बात है, यहां से थोड़ा सा आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद मिलता है ना, इसके लिए इंसान काम करता है। बहुत बढ़िया जी। चलो वापिस आओ जी, वापिस आओ। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब जो भी आपने कई बार देखा होगा, वहां पे खाने पीने का सामान आपको मिलता है, वहां पे खाने पीने का सामान आपको मिलता है। अब प्लीज प्लीज अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जैसे मान लो आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई दिल्ली से कटरा, आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई दिल्ली से कटरा। अब जो दिल्ली से कटरा ट्रेन की टिकट बुक कराई ना, और आप चेक करना उन लोगों को खाना नहीं मिलता जो अपनी टिकट में खाना बुक नहीं कराते, नहीं तो खाना पीना मिलता है। और जो खाना बुक नहीं कराते, ट्रेन में जो लोग होते हैं, मतलब जो बांट रहे होते हैं खाना, वो उनसे पूछते हैं कि भैया आपका डिनर लाना है नहीं लाना, तो बाद में वो खाना प्रोवाइड करवा भी देते हैं, पैसे लेते हैं, खाना आपको पर मिल जाता है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब दिल्ली से मान लो कटरा की टिकट है। अब अगर दिल्ली से मान लो कटरा की टिकट है, और जब दिल्ली में आपको भी देखना ट्रेन जब खड़ी होती है, उसमें एक डब्बा जो होता है ना, वो खाने पीने का होता है। उसमें बहुत सारी आपने देखा क्रे होती हैं, क्रे जिसमें ब्लू ब्लू कलर की होती हैं, उसमें काफी सारा सामान, सैंडविच रखे होते हैं, वो बॉक्सेस रखे होते हैं बंद वाले, फटाफट से वो ट्रेन के अंदर ऐसे कर करके चढ़ा रहे होते हैं। आपने कभी देखा हो? मान लो दिल्ली से ट्रेन चलनी है, दिल्ली से ट्रेन चलनी है, सारा स्टाफ यहां पे सामान चढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5 6 सामान चढ़ा दिया, सामान चढ़ा दिया, ट्रेन चल पड़ी, दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली, जैसे ही ट्रेन चली, वो आ गए आपके पास, सर ये सैंडविच, ये सैंडविच 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 सैंडविच, सबको सैंडविच दे दिया। सैंडविच कहाँ मिला आपको? मिला कहाँ है? मिला कहाँ है? मिला दिल्ली में। सैंडविच मिला कहाँ है? दिल्ली में। उसने सैंडविच तुम्हें दिया कहाँ? दिल्ली में। तुमने खाया मान लो चंडीगढ़ में जाके। अब अगर तुमने चंडीगढ़ में जाके खाया, तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि उसकी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कहां जाएगा? कुछ लोगों ने दिल्ली में खाया, कुछ लोगों ने चंडीगढ़ में खाया, कुछ लोगों ने सोनीपत में खाया। चंडीगढ़ वाला बोलता है मेरे लिए तो चंडीगढ़ ही है, अगर तुम चंडीगढ़ से पहले मेरे को सैंडविच ना देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को चंडीगढ़ में देते मैं चंडीगढ़ में खाता। सोनीपत वाला भी सेम बात कह रहा है, तुमने दिल्ली में दिया ही क्यों, सोनीपत देते मैं सोनीपत खाता। दिल्ली वाला दिल्ली में कंज्यूम करके बैठ गया।
अब दिल्ली वाला कह रहा है मेरे को दिल्ली में ही मिला, ये सप्लाई दिल्ली की मानेंगे, तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि उसकी सप्लाई को प्रोवाइड किया मानेंगे कहां पर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्रैक्टिकल लाइफ में सर जो तुम चीजें देखते हो ना वो इतनी आसान है नहीं है। आप समझ रहे हो? मतलब क्या पढ़ने को तुम्हें मिलने वाला है, जो तुमने कभी सुना है उसको तुम्हें फील करने की बारी अब आने वाली है कि हमारे काम को प्रोवाइड किया माना कहां पे जाएगा। कि अगर मैं कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं, मेरी सर्विस को दिल्ली माने, बिहार माने, यूपी माने, गुजरात माने, राजस्थान माने, मेरी सर्विस को दिया हुआ कहां मानेंगे, ये सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर निकल के आती हैं। बस इस पर ध्यान दो जी। आपको मैं लास्ट एग्जांपल और देता हूं जी, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट एग्जांपल, ठीक है जी। अब लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप में से कभी किसी ने लोकल ट्रेन में सफर किया है? आप में अगर कभी किसी ने लोकल ट्रेन में सफर किया हो, लोकल ट्रेन समझ गए ना, जहां पे ऐसे करके लोग ऐसे झूल रहे होते हैं, वो एक से नाक दूसरे का नाक ऐसा करके टकरा रहा होता है, ठीक है। कई लोग फिर यहाँ मुंह लगा के खड़े होते हैं, ओ माय गॉड उधर हो जा, ऐसा करके कई लोग खड़े होते हैं। उस ट्रेन में आपको भी देखना, वहां पे कई बार छोटे छोटे बच्चे चढ़ते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे चढ़ते हैं और हाथ में उनका कोई गिटार सा होता है, या कुछ अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 बड़े लोग भी होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं। आपको भी देखना उनके हाथ में लकड़ी के 2 गुटके होते हैं, और लकड़ी के 2 गुटके होते हैं, और वो गाना गाने होते हैं, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, बेकरार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आपने कभी देखा होगा, उसने गाना गाना स्टार्ट किया दिल्ली से, गाना खत्म हुआ सोनीपत में जाके। चिराग ने एक डिमांड रख दी, चिराग ने एक डिमांड रखी, उसने कहा चिराग, मान लो चिराग भी उस ट्रेन के अंदर था। अब अगर चिराग उस ट्रेन के अंदर था, चिराग ने कहा यार इससे गाना गवाते हैं। चिराग ने कहा भाई मेरे लिए तो एक गाना गा सकता है। उसने कहा गा सकता हूं भैया। उसने कहा ऐसा गाना गा, परदेसी परदेसी। उसने गाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, ये उसने गाना गाना स्टार्ट किया। अब ये गाना खत्म हुआ सोनीपत में जाके, और सोनीपत में जब उसने पैसे मांगने स्टार्ट किए तो चिराग ने 100 रुपए रख दिए। क्या उसकी सर्विस को तुम दिया हुआ मानोगे कहां पर? दिल्ली मानोगे या सोनीपत मानोगे? सोनीपत में जो लोग चढ़े वो कह रहे हैं हमने तो सोनीपत में ही देखा। वो कह रहे हैं मैं गा दिल्ली से रहा हूं, वो कह रहे हमें क्या पता, हम तो सोनीपत में ही चढ़े हैं। तो सप्लाई को माना कहां जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या मेरी पूरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। तो ये चैप्टर हमारा है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे रखकर। फिर अगला चैप्टर हमारा आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई मींस क्या? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ माना कब जाएगा। अच्छा एक बात मेरे को बताना, मेरा बैच स्टार्ट कब हुआ था? बताना एक बार, मेरा बैच स्टार्ट कब हुआ था? मेरे को याद है हमारा बैच आई थिंक स्टार्ट हुआ था सितंबर को, सितंबर में ना, आई थिंक 7-8 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, और मेरे को याद आ रहा है। बाकी एक बार आप मेरे को बताओगे। 1 सितंबर को, ओके 1 सितंबर, ठीक है 1 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी के एंड में हमारा बैच खत्म हो जाएगा। 31 जनवरी मैंने एक डेट दे रखी है, उससे पहले भी खत्म हो सकता है, बट 31 जनवरी हमारी लास्ट डेट है, उस दिन हमारा बैच यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मैं तुम्हें 5 महीने सर्विस दे रहा हूं, तुम्हें 5 महीने सर्विस दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें डेली बेस पे सर्विस दे रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लगेगा सप्लाई पर, सप्लाई में कर रहा हूं डेली, तो क्या मैं गवर्नमेंट को डेली जीएसटी देने जाऊंगा? क्वेश्चन क्या मेरा, कि मैं क्या गवर्नमेंट को डेली जीएसटी देने जाऊंगा? आंसर इज नो। तो अगर मैं गवर्नमेंट को डेली जीएसटी देने नहीं जाऊंगा तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी देना कब है? मैं अपनी सप्लाई को प्रोवाइड किया कब मानूं? सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में? कब मानूंगा भाई? किस दिन मानूं? कब जीएसटी देना है? क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन कभी आते हैं? ये क्वेश्चन कभी तुम्हारे दिमाग में आएंगे नहीं, अब आएंगे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन, यार बात तो गाबा सर की सही है।
भाई ये डेली सप्लाई कर रहे हैं, अब सप्लाई पर जीएसटी है तो क्या ये डेली जीएसटी पे करेंगे? और अगर डेली नहीं पे करेंगे तो फिर कब पे करेंगे? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम ये मान लेंगे कि गाबा सर ने सर्विस दी है? तो ये सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आएंगी कि मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा। गलत कह रहे हो। फिर वही बात कर दी रोशनी ने, फिर वही बात कर दी भीमा शंकर ने। मतलब तुम्हारे पास अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाए ना, तुम्हारे पास हर क्वेश्चन का आंसर है। एंड ऑफ द ईयर, जिस दिन फीस ली, कोई कुछ अलग बोलेगा, कोई कुछ अलग बोलेगा, मतलब तुम्हारे पास हर क्वेश्चन का आंसर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पागल बैठी है। मैं तो कहूंगा, मैं आज फोन करता हूँ सीतारमन जी को कि क्या लो बना रहे हो तुम? लो हमारी क्लास में बच्चे हैं, वही लो बना के तुम्हें दे देंगे। तुम उनके सामने डाउट रखो, वो तुम्हें रिप्लाई कर देंगे, उसी में तुम लो बना देना, काम ही खत्म, कलेश ही खत्म। दुनिया पगलाई फिर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पागल होती फिर रही है लोगों के इशू रिजोल्व करने के लिए। इशू दो सेकंड में रिजोल्व हो रहे हैं। वो था ना वो अपना बंगाली दवा खाना, 2 मिनट में इलाज करें, ये वो वाले हैं। होते देखे आपने, वो दीवाना पे लगा होता है बंगाली दवा खाना, 2 मिनट में इलाज करें, पक्का इलाज करें। यहाँ पे लो बन रहे हैं बंगाली टाइप के, 2 मिनट में पक्का लो बनाए, ऐसा लो बनाए कभी लो चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। नालायक। मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं बताना कुछ, तुम्हें सुनना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए चैप्टर कौन से बन रहे हैं, तुम फिर मुझे आंसर दे रहे हो। नालायक। इधर देखो ध्यान से। तो गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये सारी की सारी बातें उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। आगे देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रही है। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? अब वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि जीएसटी में हम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। जीएसटी में हम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, एक बात मेरे को सोच के बताना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आर क्या जीएसटी में वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? आज क्या जीएसटी में वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। अब वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट जीएसटी में क्यों है? वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट जीएसटी में क्यों है? उसका सिंपल सा रीजन है, और हर बच्चा पैसा मनी फॉर्म में पे नहीं करता। कुछ मनी फॉर्म में पे करते हैं, कुछ नॉन मनी फॉर्म में पे करते हैं। अब अगर पैसा किसी ने नॉन मनी फॉर्म में दिया, या मुझे सारा ही पैसा नॉन मनी फॉर्म में दिया, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालूंगा? इसलिए चैप्टर बना वैल्यूएशन का जी। अब शुक्र है मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, नहीं तो तुम खुद ही बोल पड़ते क्या जरूरत है वैल्यू निकालने की। 10,000 रुपए मान लो, 15 मान लो, तो इसलिए मैंने इस बार खुद ही बोल दिया कि तुम आगे से बोलो ही ना। क्यों रिक्वायरमेंट है वैल्यू निकालने की? क्योंकि हर बार कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं होता, कुछ केस में नॉन मनी फॉर्म के अंदर भी होता है। जब इन काइंड में होता है तो इन काइंड की वैल्यू निकालनी जरूरी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया वैल्यूएशन का। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। फिर अगला चैप्टर आपका आएगा जी आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये पूरे जीएसटी की जान है और आपके पेपर की आन बान शान है। कम से कम 15 से 20 नंबर का एक चैप्टर बनेगा आईटीसी का। ये सीए फाइनल की भी जान है। सीए फाइनल में 25 तक के नंबर, 25 नंबर तक का चैप्टर बनता है आईटीसी, और तुम्हारा ऐसा बेस क्लियर कर दूंगा सीए फाइनल के टीचर जब तुम पढ़ोगे वहां पे तुम्हें याद आएगी मेरी, क्योंकि तुम्हारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आईटीसी को कल वाली क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से, कि आईटीसी एक्चुअल में है क्या। इसको एक बार मैं भी यहां पे छोड़ रहा हूं जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार अगले पॉइंट पे आओ जी। उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, किस तरह से हम जीएसटी की लाइबिलिटी निकालेंगे। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आएंगी। भाई हाउ टू कंप्यूट जीएसटी, जीएसटी किस तरह से निकालना है, रेट क्या होगा, किस तरह से रेट एप्लीकेबल करना है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब ये रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या? ये रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या निकल के आ रहा है, एक बात मेरे को बताना, क्या आज हर दुकानदार जीएसटी चार्ज करता है? क्या हर दुकानदार जीएसटी चार्ज करता है? यस या नो बताओ जी। क्या हर दुकानदार आज जीएसटी चार्ज करता है? नहीं करता। अच्छा, आपने कभी सोचा हर दुकानदार जीएसटी चार्ज क्यों नहीं करता? आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि हर दुकानदार जीएसटी चार्ज क्यों नहीं करता?
भाई इतने सारे दुकानदार हैं, इतने सारे रेडी वाले हैं, इतने सारे लोग बाहर बैठे हैं, सब अपने बिल पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? उसका रीजन है क्योंकि इन लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ। फिर दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया है कि सर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया हुआ? मैंने बोला एक लिमिट होती है। फिर दिमाग में तीसरा क्वेश्चन आया, वो लिमिट कितनी होती है, कितनी लिमिट के बाद करवाना होता है? वो सारी बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आएंगी, चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? क्या 10 लाख की ये अफान फिर वही बात कर रहा है यार। अब मैं तुम्हारे मैसेज देने बंद कर दूंगा। 50 लाख की लिमिट कहां से लेके आए बताओ? कहां से लेके आए तुम 50 लाख? तुम्हें इतने आंसर पता कैसे हैं भाई? कहां से आए, मतलब कहां से लाते हो तुम ये आंसर? कहां से इतना दिमाग आ रहा है? मैं कह रहा हूं 2 मिनट शांत होके बैठ जाओ। नालायक, कोई 50 लाख की लिमिट नहीं है, ठीक है? कोई 50 लाख की लिमिट नहीं है, 10, 20 और 40 लाख की लिमिट है। अब 10 लाख की लिमिट कहां है, 20 लाख की लिमिट कहां है, 40 लाख की लिमिट कहां है? उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ये बात सुन लो ध्यान से, ठीक है? उसके बाद अगला टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ई वे बिल। अब ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है कि आपने सुना होगा जब भी आपके हाथ में एक बिल आता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। अब ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? मे भी आपने कभी सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता, बट तुम्हें अच्छे से पता लगेगा। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। और ई वे बिल, ई वे बिल भी एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। ई वे बिल क्या है? आप में से कभी किस बच्चे ने ओला कैब, उबर कैब में सफर किया है? एक बार मेरे को बताना, आप में से कभी किसी बच्चे ने ओला कैब, उबर कैब में सफर किया है? आयुष कह रहा है 40 लाख फॉर गुड्स। आयुष गलत कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूं, मत बोलो यार। हर गुड्स में 40 लाख की लिमिट नहीं है मेरे बच्चे। रुक, मैं बता दूंगा ना यार, मैं भी तो खेलने के लिए आया हूं। बताओ, अब 2-3 घंटे मेरे को भी तो खेलने दो ना, उसके बाद तुम बोलते रहना। अभी तो मेरे को बताने का टाइम है, जब मैं तुम्हें बता दूंगा उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर देना बस, ठीक है? उबर में सफर किया, अच्छा तुम एक बताना, जब जब भी तुम ओला, उबर या किसी भी कैब में तुम सफर करते हो, क्या तुम अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो? क्या तुम अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो, यस या नो? क्या जब भी तुम ओला या उबर कैब में सफर करते हो, क्या तुम अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो, यस या नो? कर सकते हो, बिल्कुल। अब जब भी तुम लोकेशन शेयर करते हो, जब भी तुम लोकेशन शेयर करते हो, हेलो भिंडी इधर, जब भी तुम लोकेशन शेयर करते हो तो सामने वाले को पता लग जाता है कि तुम कहां पे हो। ऐसा ही जीएसटी में कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लाना चाह रही है कि जितने भी ट्रक वाले गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जा सके, उनकी ट्रेसिंग की जा सके, ताकि नकली इनवॉइस कम से कम कटे। आपको नहीं पता आज जीएसटी में इतने नकली इनवॉइस कटते हैं, इतने नकली इनवॉइस कटते हैं, लोग नकली इनवॉइस बहुत ज्यादा काटते हैं। उस नकली इनवॉइस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेकर है ई वे बिल का, जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। बट आर गुड्स की ट्रेसिंग के लिए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोकने के लिए, उनकी ट्रैकिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेकर आई ई वे बिल का। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला चैप्टर आएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कि जीएसटी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, किसको मेंटेन करने हैं, वो सारी बातें यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है रिटर्न, याद है इनकम टैक्स में रिटर्न होती है, ऐसे जीएसटी में रिटर्न्स होती है। अब जीएसटी में आपके काफी सारे फॉर्म नंबर हैं, तो किस किस को रिटर्न भरनी है, कौन सी रिटर्न भरनी है, उसकी ड्यू डेट क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर में है। फिर लास्ट में पेमेंट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी में पेमेंट कैसे करनी है, यहां सारी बातें में देखनी है। मंथली बेस पर करनी है, क्वार्टरली बेस पे करनी है, ईयरली बेस पे करनी है, हाफ मंथली बेस पे करनी है, कैसे करनी है, ये सारी की सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 9 में है जी। अब देखो, इंस्टीट्यूट ने 9 चैप्टर डिवाइड किए हैं, बट ये 9 नहीं है, आपको बता दूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैप्टर आपके हैं। बस ये बात ध्यान दो, कहने को 9 है, एक्चुअल में 17 चैप्टर हैं। बट ये मत सोचना कि बड़े बड़े हैं छोटे छोटे। बस 2-3 चैप्टर में टाइम लगेगा, एक तो आईटीसी में टाइम लगेगा, एक सप्लाई के चैप्टर में टाइम लगेगा, बाकी चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये दोनों चैप्टर ही ऐसे हैं, अगर ये दोनों आपको समझ में आ गए तो पूरा जीएसटी ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि दोनों में ही बच्चे गलती करते हैं। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है आपका कि हमें जीएसटी में पढ़ना क्या है।
ना मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट कराया, ना मैंने कुछ कराया। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। सिर्फ तुम्हें ये दिखा दिया कि तुम्हें जीएसटी में पढ़ना क्या है। आई थिंक तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि जो तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में बातें सुनी है अब तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी, तुम्हें मजा आएगा। मतलब इंटरेस्टिंग लगा होगा कि जो तुमने सुना है आज तक, अब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं पढ़नी है, बस ये पर ध्यान दो। सर टोटल कितने लेक्चर होंगे? आप मान लो टोटल हमारे जीएसटी के लेक्चर लगेंगे जी अप्रोक्सीमेट 40 के राउंड। ठीक है जी, 40 के राउंड जीएसटी 40 के राउंड हमारे लेक्चर लगेंगे, 35 से 40। अब वो डिपेंड करता है लेक्चर्स कितने लगेंगे, 35 से 40 के बीच में हमारे लेक्चर लगेंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन जी, क्लियर है? चलो तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी कल नहीं है, कल संडे है, मंडे को मिलेंगे। होपफुली नेक्स्ट संडे आपकी क्लास हो सकती है, नेक्स्ट संडे क्लास होगी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर के एंड में मुझे 4-5 दिन की छुट्टियां चाहिए, क्योंकि मुझे बनारस जाना है अपनी फैमिली के साथ। तो मैं कोशिश करूंगा संडे आपकी क्लास लूं। आने वाले जो भी 2 संडे होंगे उन पे मैं क्लास ले लूंगा, और हो सकेगा 1-2 दिन में आपकी लंबी क्लास भी ले लूंगा, ताकि जब 4-5 दिन की छुट्टियां होंगी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो कल हमारी क्लास नहीं है, परसों हमारी क्लास होगी सेम टाइम पर 2:45, और अभी यूट्यूब पर ही लाइव होगी। 5 दिन यूट्यूब पे लाइव रहेगी। उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन पे होगी। जो आपकी नई एप्लीकेशन है ना, उस पर आपकी क्लास होगी 5 क्लास के बाद। 5 क्लास तक आपको यूट्यूब पे ही अटेंड करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो जी, अब आपने क्या करना है, एक काम आपने करना है। क्या करना है? जिसने लाइक नहीं किया, लाइक का बटन तोड़ देना है। कमेंट करने हैं कैसा लगा आपको, मजा आया नहीं आया। और डेली आपने ये ड्यूटी निभानी है 5 दिन आपने। ठीक है, निभा लोगे? पक्का पक्का, ताकि जब बच्चा कोई दूसरा बच्चा देखने के लिए आए, उसको कमेंट से पता लगे कि क्लास कैसी थी, ताकि वो क्लास खोल के देख भी ले। ठीक है जी, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम परसों वाली क्लास में सेम टाइम पर 2:45 सेम जगह पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय। इंटरेस्टिंग लग रहा है चिराग? नहीं इंटरेस्टिंग है, अभी तो तुम्हें कुछ लगा ही नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा, मजा आएगा बहुत तुम्हें जीएसटी पढ़ने में। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।